तो हम लोग पिछले सेशन में चर्चा व्यवस्था के 4 आयामों के संदर्भ में किए थे। अभी हम थोड़ी चर्चा जो आखिरी आयाम है विनिमय का, एक्सचेंज का, उसके संदर्भ में भी कर लेते हैं। फिर लौट के जो प्रश्न होगा उत्पादन और विनिमय, उस दोनों पर बात कर लेंगे। विनिमय का मतलब है एक्सचेंज, कोश का मतलब है स्टोरेज। स्लाइड्स तो आपके पास होगी ही। तो एक्सचेंज और स्टोरेज का लक्ष्य देखेंगे तो हर मानव को जो सुविधा जरूरी है वो सुगमता से यानी आसानी से, हर मानव को जिन सुविधाओं की ज़रूरत है वो आसानी से, सहजता से उपलब्ध हो जाए, अवेलेबल हो जाए, ये इस विनिमय का, एक्सचेंज का गोल है। या हम अधिक से अधिक प्रॉफिट कमा लें, ये इसका गोल है। ये प्रश्न क्लियर हुआ कि ये जो एक्सचेंज का प्रोसेस, एक्सचेंज का जो सिस्टम हम इस्टेब्लिश कर रहे हैं सोसाइटी में या हम करना चाहते हैं, इसका गोल क्या होना बनता है। हम सभी लोगों को जब जहाँ जिन सुविधाओं की ज़रूरत पड़े वो ईजली अवेलेबल हो जाए, ये इसका गोल है। या इस प्रोसेस में हम अधिक से अधिक प्रॉफिट कमा लें, अधिक से अधिक पैसा कमा लें, ये गोल होना बनता है। सुविधाएं अवेलेबल हो जाएं सहजता से, ये हमारा गोल बनता है। सिर्फ इस गोल को ही देखेंगे ना तो उससे जीने के डिजाइन में बहुत सारा चेंज दिखाई दे देता है। तो विनिमय के बारे में लिखा है कि जो वस्तुएं हम प्रोड्यूस करते हैं, उत्पादित वस्तुएं यानी जो वस्तुएं हम प्रोड्यूस करते हैं, उसका एक दूसरे के साथ लेन देन म्यूचुअल कॉम्प्लीमेंटरिटी के अर्थ में, न कि प्रॉफिट मोटिव से। ये जो हिंदी लिखा है कठिन हिंदी होगी कुछ लोगों के लिए, इंग्लिश में उसको कर दे रहा हूँ कि ये जो एक्सचेंज का जो प्रोसेस है, तो एक्सचेंज का मतलब है प्रोड्यूस्ड वस्तुओं का आपस में लेन देन, आपस में आदान प्रदान। किस माइंडसेट से? म्यूचुअल कॉम्प्लीमेंटरिटी के माइंडसेट से कि मेरी भी ज़रूरतें पूरी हो जाएं, आपकी भी जो सुविधा की ज़रूरतें पूरी हो जाएं। ये विनिमय का उद्देश्य है, न कि लाभ उन्माद के अर्थ में, प्रॉफिट मोटिव कि अधिक से अधिक प्रॉफिट हो जाए। अगर ये गोल हम मानते हैं ना तो कई बार सुविधाएं लोगों को उपलब्ध नहीं हो, इसको भी हम इंश्योर करते हैं ताकि हमारा प्रॉफिट बढ़ जाए। जी, उसमें पैसा हम लाए इसीलिए कि वो काम ज़्यादा सुगम हो सके। वही पहले जब हम सामानों का एक दूसरे से आदान प्रदान करते थे, उसमें करेंसी क्यों लाया गया? अगर उसको देखेंगे तो करेंसी लाने का यूज तो ये दिखता है कि कई बार सामान के एक्सचेंज में इनकन्वीनियंस होता है, असुविधा होती है। ठीक, तो करेंसी इसलिए है कि वो कन्वीनियंटली काम हो सके, अनजाने में सही, ठीक, या गलत मान्यताओं के कारण हम उस करेंसी को कन्वीनियंस के मोड के रूप में देखने के बदले एक्सचेंज प्रोसेस का यूज हम करेंसी को ज़्यादा से ज़्यादा संग्रहित करने के, इकट्ठा करने के प्रोसेस में लगा देते हैं। ऐसे ही ये कोष या स्टोरेज का मतलब देखेंगे ना तो जो वस्तुएं प्रोड्यूस होती हैं उसका उपयोग करने के बाद, ज़रूरत के बाद जो रेस्ट बचता है, जो एक्स्ट्रा बचता है, उन अतिरिक्त वस्तुओं का संचय यानी उसको जमा करके रखना, उसको संरक्षित करके रखना, एप्रोप्रिएट ढंग से उसको रखना ताकि आगे काम आ सके। करते हैं किसी एक सीजन में होता है, साल भर उसको हमको प्रयोग करना है तो साल भर उसको स्टोरेज करके रखने की ज़रूरत दिखाई देती है। ये भी म्यूचुअल कॉम्प्लीमेंटरिटी के अर्थ में होने की ज़रूरत है, न कि लाभ उन्माद के अर्थ में, प्रॉफिट मोटिव के अर्थ में। अल्टीमेटली देखेंगे ना, ये समझना ज़रूरी है कि पैसा और सुविधा, रिसोर्सेज, फिजिकल फैसिलिटीज़ और पैसा, ये दो अलग अलग चीज़ हैं। पैसा मैक्सिमाइज कर लें
रिसोर्सेज की क्वालिटी खराब हो जाए तो पैसे मैक्सिमाइजेशन का क्या बेनिफिट है? हमको पीने को शुद्ध दूध ना मिले, शुद्ध हवा ना मिले, शुद्ध पानी ना मिले, शुद्ध भोजन नहीं मिले, जो भी रिसोर्सेज हम प्रयोग कर रहे हैं उसकी क्वालिटी दिनों दिन खराब होता चला जाए, प्रॉफिट बढ़े, क्या मतलब बनता है? और एक से एक काम लोगों ने इन सारे चीज़ों के लिए किया है, प्रॉफिट बढ़ सके उसके लिए। यूएस में किसी समय ये जो छोटी छोटी चीज़ों में, और सब रिकॉर्डेड डेटा में है, आलू छीलते ना, तो आलू को छीलने के लिए जो यूज करते ना, जी सॉरी, हाँ, वो छिलका जिससे हटाते ना, ठीक है। अब आप एक खरीद के ले आए तो साल 2 साल 4 साल आराम से आप आलू को छीलते रहेंगे, वो खराब होना नहीं है, ठीक है। 15 साल 20 साल भी कुछ नहीं होता है। ये कुछ नहीं हो रहा है, इसी से बेचने वाले को परेशानी होती है कि बिक नहीं रहा है। तो रिसर्च करके ये निकाले कि उस छिलके को छीलने के लिए जो पकड़ते ना बेट, उसका हैंडल, कहा कि वो हैंडल के कलर को आलू के कलर का बना दो, आलू के छिलके के कलर का, ताकि छिलके के साथ उसको फेंक दिया जाए। और ऑन रिकॉर्ड है, ऑन रिकॉर्ड है, ऑन रिकॉर्ड है, ठीक। तो उससे क्या होगा? तो बिक्री बढ़ जाएगी, बिक्री बढ़ जाएगी तो क्या होगा? पैसा और प्रॉफिट बढ़ जाएगा। हम ये भी नहीं देख पाते हैं कि ये प्रॉफिट इसमें तो बढ़ जाएगा, रिसोर्सेज का सदुपयोग हो रहा कि दुरुपयोग हो रहा। एक कई रिसर्च करते रहते हैं लोग जी, टूथपेस्ट का छेद बड़ा कर देते हैं कि उसमें से वो बिक जाए। एक बार एडवर्टीजमेंट करते हैं कि क्या आपके टूथपेस्ट में नमक है? 20 साल पहले ऐड आता था, क्या आपके टूथपेस्ट में नमक है तो बेकार है। आज एक दूसरा ऐड आता है जो कहता है आपके टूथपेस्ट में नमक होना बहुत जरूरी है मसूड़े के स्वास्थ्य के लिए। ये कार्बन को लेके भी ऐसे ही बात करते हैं, कोयला और नमक। किसी जमाने में कहते थे कि ये मतलब अगर आप ये कोयले और नमक का प्रयोग कर रहे हैं तो आप पिछड़े हुए हैं। आज के दिन ये हो गया है कि आप एडवांस्ड हैं, बहुत मसूड़े का ध्यान रख रहे हैं, अगर कोयला और नमक का ध्यान रख रहे हैं तो हमको ये पकड़ना ज़रूरी है कि ये सेल बिक्री बढ़े, उससे मुनाफा बढ़े, उससे प्रॉफिट बढ़े, ये हमारा गोल है, या हर आदमी को सुविधाएं मिले, रिसोर्सेज का सदुपयोग हो सके, उसका बेस्ट ऑप्टिमाइज ढंग से यूज हो सके, ये हमारा गोल है। वो डॉक्यूमेंट्री, मुझे तो इस बार समय नहीं था इसलिए मैंने दिखाया नहीं, स्टोरी ऑफ स्टफ की वो डॉक्यूमेंट्री बहुत अच्छी और देखने लायक डॉक्यूमेंट्री है। स्टफ, हाँ, ग्रुप में डाल दिए, डाल सकते हैं, डाल दिए, कभी समय हो तो उसको ज़रूर देखिए। उसमें दिखाते हैं कि कंप्यूटर के सीपीयू जैसे आइटम में भी ना एक छोटा सा आइटम किसी एक जगह पर चेंज कर देते हैं हर साल नए मॉडल के नाम पर, ताकि वो पुराना यूज नहीं हो सके, और आपको एक पार्ट खराब हो जाए तो पूरा पार्ट लेना हो। जी ऐसे ही है। अब धीरे धीरे देखेंगे ना तो रिपेयर मेंटेनेंस का कंसेप्ट खत्म होता चला जा रहा है, ठीक है। कोई भी एक पार्ट उस पूरे सिस्टम का खराब होता है, हम पूरे पार्ट को उठा के फेंकने के लिए बाध्य होते हैं। ऐसे डिज़ाइन को ही हम क्रिएट कर रहे हैं। तो एक तरफ तो हम खूब बात करते हैं कि नेचर के लिए हम एक्स्ट्रा प्रोटेक्टिव हो रहे हैं, सेंसिटिव हो रहे हैं, केयरफुल हो रहे हैं, जबकि दूसरी तरफ डिजाइन ऐसा बना रहे हैं जो नेचर के लिए भी प्रॉब्लमेटिक है और आदमी के लिए भी समस्या का कारण है। छोटी छोटी चीज़ों में देखेंगे ना तो हर जगह दिखाई देगा, हर जगह दिखाई देगा कि वो सिस्टम धीरे धीरे इस तरह का होता जा रहा है कि अधिक से अधिक कंजम्पशन बढ़ सके ताकि प्रॉफिट बढ़ सके, जबकि उस कंजम्पशन में भी यूटिलाइज कर लें तब तो ठीक है,
एक पार्ट के कारण अगर पूरे सिस्टम को उठा के फेंकना पड़ रहा है तो ये उसका सदुपयोग है कि दुरुपयोग है? इसी तरह से स्टोरेज का, कोष का आजकल बहुत बार इस तरह से यूज होता है कि सामानों को इकट्ठा करके उसका स्कार्सिटी प्रोड्यूस कर देते हैं समाज में, ताकि उसकी कीमत बढ़ सके और फिर हम उसको निकाल करके बेच सकें। आप समाज में देखेंगे तो अलग अलग जगहों पर इसके बहुत सारे सिस्टम्स दिखाई देते हैं। उसका कारण यह है कि कहीं ना कहीं प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, पैसे का मैक्सिमाइजेशन हमको गोल के रूप में जाने अनजाने स्थिर हो गया है, ना कि रिसोर्सेज लोगों को सहजता से उपयोग के लिए उपलब्ध हो पाए, संसाधन व्यक्ति को सहजता से उपलब्ध हो पाए, ये गोल रह गया है। गोल की जगह पर वो शिफ्ट हो जाने के कारण, वो प्रॉब्लम हो जाने के कारण, मनी मैक्सिमाइजेशन को गोल बन जाने के कारण इस विनिमय का ये प्रॉब्लम दिखाई देता है। ये बात देख पाते? तो पैसे को देखेंगे, मनी को देखेंगे तो ये रिसोर्सेज के, नेचुरल रिसोर्सेज के, और जो हम प्रोड्यूस करते हैं वस्तुएं, वो वस्तुओं के आदान प्रदान के लिए, एक दूसरे तक सुगमता से पहुंचने के लिए, प्रयोग के लिए आसानी से उपलब्ध होने के लिए इस एक्सचेंज का रोल है, न कि मनी को ऑप्टिमाइज करना या मैक्सिमाइज करना इसका रोल है। ये पकड़ में आता? कठिन तो नहीं लग रहा? इतने पर कोई सवाल तो नहीं? इतने पर अगर सवाल दोबारा वही घूम के पहुंच जाता है कि ये समझ अब हम बना के इस पे कार्य शुरू करें, लेकिन संसार में हो तो नहीं रहा, वो तो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन का ही काम चल रहा है हर जगह पर। हम भी किसी कंपनी में जॉब कर रहे हैं तो वहाँ पर भी टारगेट और बढ़ाओ, सेल और बढ़ाओ और बढ़ाओ, कितना बढ़ाओ, बॉस को लगता है मैं बहुत सारी जॉब दे रहा हूँ, ऐसा कुछ कर रहा हूँ तो वैसा हो रहा है, लेकिन लगे तो हम सारे उसी भेड़ चाल के अंदर हैं। ये अच्छी बात है। यहाँ से देखेंगे तो दो पार्ट में मुझे लगता है हर बार सोचने की ज़रूरत है। एक ये सोचने की ज़रूरत है कि संसार में जितनी सारी जगहों पर भी चीज़ें ठीक नहीं चल रही हैं, ठीक है, हमारी सीमा में कुछ ठीक होना है कि नहीं है, ठीक है। दूसरों की सीमा में क्या क्या ठीक होना है, ये देखने भर से तो कुछ ज़्यादा निष्कर्ष नहीं निकलता है। मेरा इतने दिनों का एक्सपीरियंस ये कहता है कि ऐसा कोई आदमी नहीं है जिसकी सीमा में कोई काम ठीक करना नहीं है। आप अगर एक स्कूल में भी पढ़ाते हैं तो उन 40-50 बच्चों के साथ क्या व्यवहार करते हैं ये आप तय करते हैं। आप किसी स्कूल या कॉलेज के प्रिंसिपल हैं तो उन 800, 500, 200, 300 बच्चे और 30-40 स्टाफ के साथ आप कैसे जीते हैं ये आपकी सीमा में है। जिस ऑफिस में आप काम कर रहे हैं वहाँ 10, 20, 30, 40, 50 लोग जो जी रहे हैं आपके साथ, आपके अंडर या आपके साथ, उनके साथ हम कैसे जीते हैं ये हमारा निर्णय है। घर में जो सुविधाएं उपलब्ध हो रही हैं उसका हम सदुपयोग कर रहे हैं कि दुरुपयोग कर रहे हैं ये हमारा निर्णय है। जहाँ पर हम प्रोडक्शन और एक्सचेंज के सिस्टम को लीड कर रहे हैं वहाँ हमारा निर्णय है कि हम इस एक्सचेंज के सिस्टम को किस तरह से कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। उसको प्रॉफिट ऑप्टिमाइज करने के रूप में यूज़ करेंगे या रिसोर्सेज को ऑप्टिमाइज करने के रूप में यूज़ करेंगे। और बहुत छोटी छोटी चीज़ों से चीज़ें ठीक हो सकती हैं। एक पूरा बड़ा सिस्टम हम बनाते हैं किसी भी प्रोडक्शन का, अगर वो सिस्टम मॉड्यूलर सिस्टम है और उसका कोई पार्ट ख़राब होता है, वो पार्ट अगर ईजिली अवेलेबल हो तो बहुत आसानी से वो रिप्लेस करने का काम हो सकता है और वो सिस्टम दोबारा चल सकता है। तो हम जिस प्रोडक्शन की जगह पर हैं वहाँ कुछ कर सकते कि नहीं, हम जिस एक्सचेंज प्रोसेस में भागीदारी कर रहे हैं वहाँ कुछ कर सकते कि नहीं, हम जिस हेल्थ सिस्टम में पार्टिसिपेट कर रहे हैं वहाँ कुछ कर सकते कि नहीं, हम जिस शिक्षा में काम कर रहे हैं वहाँ कुछ कर सकते कि नहीं। संसार को शिक्षा देने का काम न भी कर सकते हो, अपने घर के 2-3 बच्चों को ठीक शिक्षा दे सकते कि नहीं। माइक लेके विकास रोक लीजिए।
ऐसे कम रुकेगा। वो कह रहे हैं कि उत्पादन करो, खूब बढ़ाओ, खूब बेचो, बाजार बढ़ाओ, पैसा खूब घूमे। आप कह रहे हैं कि भाई जो सदुपयोग करो। सदुपयोग करेंगे तो फिर खरीदेंगे कहाँ से ज़्यादा, तो जीडीपी एकदम नीचे आ जाएगी। अब कार है, कार को अगर ये बंद नहीं करे है ना 10 साल के बाद, तो कार नई कैसे बिकेंगी? नहीं बिकेंगे, देश का विकास रुक जाएगा। आदमी बीमार नहीं पड़ेंगे तो फिर ये हॉस्पिटल बंद हो जाएंगे, देश का विकास रुक जाएगा। होटल नहीं बनेंगे तो जब देश का विकास रुक जाएगा। तो आप एकदम जो आज की सिस्टम चल रहा है उसके विपरीत बोल रहे हैं, मुझे ऐसा लगता है। मैं तो आज के सिस्टम के लोगों से भी पूछना चाहता हूँ कि हर आदमी को सुविधा उपलब्ध हो जाए, वो ये चाहते हैं, या सिर्फ जीडीपी में वृद्धि दिखती रहे, आदमी का हाथ खाली हो जाए, ये चाहते हैं? बात तो सीधी होने की जरूरत है जी, कि आदमी को हाथ में खाने को कुछ नहीं बचे, पहनने को कपड़ा नहीं बचे, काम करने को रिसोर्सेज नहीं बचे, ये चाहते हैं। और जीडीपी में नंबर इंक्रीमेंट होता रहे, ये चाहते हैं। या लौट के देखना पड़ेगा एक्चुअली कि हो क्या रहा है। गणित में नंबर ही देखेंगे या लौट के रियल लाइफ में भी देखेंगे कि कुछ हो रहा है कि नहीं। वो एक पुरानी कहानी है, गणित के एक ऐसे ही प्रोफेसर रहे होंगे देश का विकास करने वाले। वो किसी पत्नी के साथ एक नदी को, नाला आ गया बीच में, उसको पार कर रहे थे। तो 3 बच्चे होंगे, पति पत्नी होंगे, 5 लोग हुए। तो उन्होंने पांचों की हाइट का एवरेज निकाला, तो एवरेज 3.5 फीट आया और नाली जो है वो 3 फीट गहरा था। तो गणित के सिद्धांत से उन्होंने निकाला कि हम पांचों का एवरेज 3.5 फीट है, हम आराम से नाली पार कर सकते। जब वो नाली पार करने लगे और 2 फीट का बच्चा बहने लगा, ठीक है, तो पत्नी चिल्लाई जोर से कि भाई ये बच्चा बह रहा है, तुम पकड़ो इसको। इतना विद्वान आदमी कि वो बच्चा पकड़ने नहीं जाता है, वो कहता है हमारे गणित में पहले देखेंगे गलती कहाँ है। तो वो दौड़ के अपना कैलकुलेशन देखने जाता है कि कैलकुलेशन ठीक है कि नहीं। बच्चा बह रहा है उससे कोई मतलब नहीं, अपना कैलकुलेशन देखना है। और वो दिखता है कि 3.5 फीट एकदम ठीक कैलकुलेशन है, तो कैसे बह जाएगा जी? अरे भाई, हम सारे पैरामीटर्स बनाए हैं, वो इंडिकेटर का हिसाब लगाएंगे कि एक्चुअली जो लाइफ में हो रहा है उसका भी कुछ हिसाब लगाएंगे? हमारे इंडिकेटर का हिसाब लगाएं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन अल्टीमेटली आदमी के हाथ में रिसोर्सेज कितने उपलब्ध हो रहे हैं, ठीक है, उसका सुख, उसका समृद्धि, उसका सुविधा का स्थिति क्या बन रहा है, ठीक है, इसका हिसाब लगाएंगे कि नहीं लगाएंगे? या उसी गणित के नंबर से चलेंगे? गणित के नंबर से चलना हो तो लोगों ने बहुत रिसर्च करके कहा है कि अगर सारे पेड़ काट दिए जाएं तो जीडीपी रातों रात 2 गुना हो सकती है, अगर उसको काट के सोफा बना के बेच दें तो। ठीक, जो आपके पास उपलब्ध पानी और हवा है उसको भी बेच देना तो जीडीपी 2 गुना 3 गुना हो सकता है, ऐसा लोगों ने सर वो करके निकाला है। तो हमको पहचानना पड़ेगा कि ये इंडिकेटर को बेहतर करना यही हमारा गोल हो गया है। उसी को ऑप्टिमाइज मैनिपुलेट करके करेंगे, या कहीं जिस कारण से वो इंडिकेटर बेहतर होना चाहिए उस रूट पर भी कुछ काम करेंगे। शरीर के स्वास्थ्य की पहचान अगर ये है कि आपके चेहरे पर चमक बनी रहती है, तो चेहरे की चमक को अलग से किसी क्रीम को पोत करके ठीक करने का काम करेंगे, या शरीर को स्वस्थ रखने के लिए कुछ काम करेंगे? वो पहचान तो करनी ही पड़ेगी ना। और विकास का मतलब भी क्या है? आदमी की सुख समृद्धि समय के साथ बढ़ रहा है, ये विकास का पैमाना होगा, ठीक, या पैसा बढ़ रहा है, ये विकास का पैमाना होगा। पैसे में भी देखने जाएं तो सुविधाएं बढ़े तो फिर भी विकास के पैमाने में पहचाना जा सकता है। पैसा बढ़ जाने से जरूरी नहीं है कि विकास हो रहा हो, क्योंकि वही गेहूं जो आपको पहले 5 रुपये में मिलता हो आज 25 रुपये में मिलने लगा, तो पैसा 5 गुना बढ़ने के बाद भी जो संसाधन है वो आपके हाथ में उतना ही है। 5 रुपये का गेहूं अगर 25 रुपये का हो जाए तो आपका पैसा 5 गुना बढ़ जाने के बाद भी रिसोर्सेज हाथ में उतना ही है, वो 1 नहीं बढ़ा है कि नहीं? तो विकास को ऑप्टिमाइज करेंगे तो कहाँ करेंगे? माइक दे दीजिएगा उधर। पैसे में उसको मैक्सिमाइज करेंगे? नहीं, आपको कुछ कहना हो पहले आप कह लीजिएगा। पैसे में उसको ऑप्टिमाइज करेंगे
या सुविधा में करेंगे, संसाधन में करेंगे? संसाधन में भी उसकी क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों का हिसाब रखेंगे या सिर्फ क्वांटिटी बढ़ाने का काम करेंगे? 10 लीटर दूध में 10 लीटर पानी मिला देने से वो 20 लीटर हो जाता है। ठीक, वो आगे और शोध लोगों ने कर रखा है कि पानी मिलाएं वहाँ तक तो ठीक है, और तरीके अपना लिए हैं जिससे वो दूध सैकड़ों लीटर पैदा हो जाए। स्वास्थ्य के लिए ठीक हो रहा है कि नहीं हो रहा है? ये सुविधा किस लिए था? उसकी क्वालिटी इंश्योर करेंगे तब स्वास्थ्य ठीक होगा, या क्वालिटी खराब कर लेंगे पैसा कमाने के लिए तब स्वास्थ्य ठीक होगा? ये तो पहचानने की जरूरत पड़ेगी ना। जी भैया। हम सबके पास आंखें समान हैं पर सबको बराबर नहीं दिखता है, सबकी दृष्टि का फर्क है। आपकी दृष्टि थोड़ी गहरी है, तो ऐसे में मैं, चूंकि आप छान के भी नीट निकाल लेते हो, तो मैं आपसे समझना चाह रहा था कि आप कैसे देखते हैं। जैसे एक स्टडी आती है कि भारत की 140 करोड़ आबादी में से 100 करोड़ लोग वो हैं जिनकी रोजाना 200 रुपये खर्च करने की शक्ति नहीं है। अगर एक परिवार में 5 मेंबर है, प्रति व्यक्ति की बात चल रही है, तो उस परिवार में अगर 5 मेंबर है तो 1000 रुपये रोज के खर्च करने की उनकी क्षमता नहीं है। एक तो स्टडी ये आ रही है। एक तरफ मोदी जी कह रहे हैं कि भारत दुनिया की 4थी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है, 3री बनने वाला है। और साथ में वही गर्व से ये भी कहते हैं 15 अगस्त के दिन लाल किले से कि हम 80 करोड़ लोगों को 5 किलो अनाज कोरोना के बाद से दे रहे हैं। तो ये इतना जो डिस्पैरिटी बढ़ रही है अमीर गरीब में, किसी को रखने की समस्या है, पैसा सड़ रहा है, किसी के पास शाम की भी निश्चिंतता नहीं, मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो ये जो फ़र्क है, तो विनिमय कोष की बात ही चल रही है और आप विद्वान हैं, तो ऐसे में इसको कैसे देखते हैं आप? मतलब बढ़िया। आपके प्रश्न को भैया थोड़ा रोक ले रहा हूँ, इनको रिस्पॉन्ड करके फिर आता हूँ, तब तक माइक उधर दे दीजिएगा। देखिए, मैं तो 2-3 बात कहूँगा इसमें। एक तो जो अर्थव्यवस्था में अभी हम चौथी हो पाए, जो पहली हो गई उनकी क्या हालत है, यही देख लेना चाहिए पहले, कि उस अर्थव्यवस्था में जो नंबर 1 पे हो गए हैं उनके हैप्पीनेस और प्रोस्पेरिटी का क्या हाल है, वो देख लेना चाहिए। ठीक भाई, हम जिस रेस में दौड़ रहे हैं और हम चाह रहे हैं कि हम आपसे आगे हो जाएं, आप कहाँ पहुँचे हैं ये हिसाब तो लगा लें। ऐसा तो नहीं है कि आप किसी दलदल में फंसे हुए हैं, हम आपसे आगे बढ़ के और गहरे दलदल में फंस जाएं। पहला हिसाब तो यही लगाने की ज़रूरत है कि हम जिसको रोल मॉडल मान के चल रहे हैं करेंगे क्या। हमारे यहाँ सर के एक मित्र आए थे बॉम्बे से, IIT कानपुर के ही पढ़े होंगे वो, तो वो बता रहे थे अपने किसी जूनियर, उनसे 4 साल जूनियर था कोई, जो काफ़ी जल्दी कंपनी में ऊपर उठते उठते हाई पोस्ट पर चला गया, और इतने हाई पोस्ट पर चला गया कि सो कॉल्ड हाई प्रोफाइल लोगों के साथ भी मीटिंग होनी शुरू हो जाती है, बातें शुरू हो जाती हैं। वो उनके रोल मॉडल थे कि हमसे 3 साल 4 साल जूनियर व्यक्ति इतने कम उम्र में यहाँ पहुँच गया, तो उनके जैसा बनने के लिए प्रयास कर रहे थे। वन फाइन मॉर्निंग उनको पता चला कि उसका हार्ट अटैक हो गया ऑफिस में बैठे हुए, 50-52 साल की उम्र रही होगी, ठीक, और डेथ हो गई। वो कहते कि उस दिन के बाद हमको यही नहीं पता चला कि हम करें क्या ज़िंदगी में अब आगे, क्योंकि जिसको रोल मॉडल मान करके जिसके हिसाब से चलने की कोशिश कर रहे थे, अब उसका तो ऑफिस में हार्ट अटैक हो गया। अब वो तो हमको कराना नहीं है अपना, ठीक है। और रियल स्टोरी बता रहा हूँ मैं आपको, अजय अग्रवाल जी हैं बॉम्बे के, उनका बेटा हम लोगों के संस्थान में कुछ दिन रहा है। तो रुक करके हमको देखने की ज़रूरत है कि हम किसको गोल बना रहे हैं और कहाँ जा रहे हैं जी। दूसरी ये ठीक है, अभी रिस्पॉन्ड कर देता हूँ, फिर जो भी और प्रश्न होंगे उसको ले लेंगे। दूसरी बात, हमको रुक करके ये देखने की ज़रूरत है कि इस अर्थव्यवस्था में जब हम धीरे धीरे आगे बढ़ते जा रहे हैं, अगर उसको ठीक करना हो तो उसकी एक जगह तो दिखाई देती है सुविधा का सदुपयोग का माइंडसेट, जो मैं पीछे बात कर चुका हूँ कि एक व्यक्ति की जगह से प्रोस्पेरिटी होने के लिए क्या क्या होने की ज़रूरत है। मैं उसको फर्दर रिपीट नहीं कर रहा हूँ, बट एक होमवर्क उस जगह से चाहिए। सुविधा की सदुपयोग की मानसिकता चाहिए, सुविधा की आवश्यकता की पहचान चाहिए,
उससे अधिक की उपलब्धता के आधार पर दूसरों से साथ उसको शेयर करने की प्रवृत्ति की ज़रूरत है। ये व्यक्ति के स्तर पर काम नहीं होगा, मानव के स्तर पर काम नहीं होगा, तो ऐसा लगता है कि हम ज़बरदस्ती किसी से कुछ छीन लेना चाहते हैं। जब तक किसी को भी ये सेंस जाएगा कि आप उससे कुछ भी उसका ज़बरदस्ती छीन लेना चाह रहे हैं, वो अपनी ताकत के साथ अधिकतम उसको रेसिस्ट करने की कोशिश तो करेगा ही। हम यहाँ ये बात कह रहे हैं कि एक बार प्रोस्पेरिटी समझ में आती है, समृद्धि समझ में आती है, सुविधा की आवश्यकता की पहचान होती है, तो उससे अधिक रिसोर्सेज को इकट्ठा करके रखना अपने में दुख का, पीड़ा का कारण बनता है। सदुपयोग की प्रवृत्ति के साथ एक्सेस पड़ी हुई चीज़ें जो यूज नहीं हो रही हैं चुभती हैं आँखों को जी, तकलीफ देती है, पीड़ा देती है। हमको व्यक्ति की जगह से उस होमवर्क को करने की ज़रूरत है। जी यही कह रहा हूँ मैं कि सदुपयोग की दृष्टि से जब हम जीना शुरू करते हैं ना, तो जिन वस्तुओं का हम सदुपयोग नहीं कर पा रहे हैं वो हमारी आँखों को चुभती हैं, पीड़ा देती हैं, तकलीफ़ का कारण बनती हैं। ये इतना सारा जो हम इकट्ठा करना चाहते हैं, कहीं ना कहीं हमको पता नहीं है कि हमारी ज़रूरत क्या है। उस भय से, उस दबाव से हम अधिक से अधिक एक्यूमुलेट करते रहते हैं। हमको एक बार दिखना शुरू हो जाए कि यही हमारी ज़रूरत है, इतना ही हम कर सकते, तो अधिक को इकट्ठा करने की प्रवृत्ति नहीं बनती है। हो जाता है तो तकलीफ देता है। मैं 2-3 बातें और कर देता हूँ, फिर आप अच्छे से बताइएगा। व्यवस्था की जगह से इसमें देखेंगे ना कि क्या होने की ज़रूरत है, तो 2-3 काम होने की ज़रूरत है व्यवस्था की दृष्टि से। हमारे भारत जी को भी व्यवस्था की बड़ी चिंता होती रहती है और कहते हैं श्याम तुम उस पर कुछ बोलते नहीं हो। मेरे हिसाब से व्यवस्था को 2-3 काम इसमें करने की ज़रूरत है। एक तो हर आदमी में ये जो नौकरी और व्यापार की मानसिकता भर बैठी जा रही है, उसकी जगह कहीं ना कहीं सुविधा के उत्पादन की मानसिकता को विकसित करने की ज़रूरत है कि ये सिर्फ नौकरी और सिर्फ व्यापार यही जिंदगी का एकमात्र काम नहीं है। सिर्फ नौकरी और व्यापार के भरोसे अगर जिएंगे तो बेरोजगारी की समस्या कभी ख़त्म नहीं हो सकती, कभी समाप्त नहीं हो सकती। सुविधा का प्रोडक्शन में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को काम मिल सकता है। नौकरी और व्यापार में तो हमेशा एक छोटा हिस्सा लगने की ज़रूरत है। 20 आदमी जो प्रोडक्शन करेगा ना, एक आदमी अकेले उसका व्यापार का काम देख सकता है। अगर उसका विनिमय करने जाएं, एक्सचेंज करने जाएं, तो 20 आदमी के प्रोडक्शन का काम एक आदमी कर दे सकता है जी। अगर वो 20 प्रोड्यूस करने वाला नहीं है तो ये एक बिजनेस करने वाला, विनिमय करने वाला भी क्या करेगा। ऐसे ही जो नौकरी का भी काम है उसको अगर देखेंगे तो कितने जॉब्स कहाँ क्रिएट होंगे जी, कितने गवर्नमेंट जॉब हो सकते हैं। वो तो सर्विस इंडस्ट्री के कुछ काम हो सकते, या सामान्य जीने में जिन कुछ भागीदारियां हैं जहां आदमी जॉब्स को क्रिएट कर सकता है। बाकी लोगों का तो प्रोडक्शन में ही पार्टिसिपेशन हो सकता है। तो माइंडसेट उस प्रोडक्शन का होने की ज़रूरत है या माइंडसेट उस जॉब का होने की ज़रूरत है। सिर्फ जॉब और बिजनेस माइंडसेट होने की ज़रूरत है या उस प्रोडक्शन माइंडसेट को होने की और उसके लिए नेसेसरी स्किल को डेवलप करने की ज़रूरत है। तो सिस्टम की जगह से जो काम दिखाई देता है वो शिक्षा में एक मुख्य काम दिखाई देता है कि उस प्रोडक्शन के माइंडसेट को डेवलप कर सकें और उसके लिए नेसेसरी स्किल को बच्चे में विकसित कर सकें, इंश्योर कर सकें, इनकलकेट कर सकें। एक ज़रूरत तो ये दिखती है। दूसरी ज़रूरत ये दिखती है कि उस नेसेसरी स्किल के साथ जब वो काम करने जाता है समाज में ना, और अलग अलग स्किल्स पर काम करता है और उसके रिटर्न के रूप में जो उसको पैसे मिलते हैं उसका कहीं ना कहीं एक संतुलन इंश्योर करने की ज़रूरत है।
हमारे सर कहते हैं 95-6 में 5th पे कमीशन के आने के ठीक पहले आईटी इंडस्ट्री जब आया इस देश में तो इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ाते, तो जो बच्चा मतलब इलेक्ट्रॉनिक्स या कंप्यूटर पढ़ करके उस आईटी सेक्टर में जॉब लेता ना, उसके पहले साल की जो सैलरी होती थी वो यहाँ 15 साल से पढ़ा रहे टीचर से अधिक थी। जो उसकी फर्स्ट सैलरी थी, फर्स्ट मंथ की और फर्स्ट ईयर का जो पैकेज था, वो पिछले 15 साल से जो टीचर उनको पढ़ा रहे हैं यहाँ, उनकी सैलरी से अधिक थी, जस्ट बिफोर द 5th पे कमीशन। अभी भी देखेंगे तो आईआईटी से भी अलग अलग इंजीनियरिंग करने के बावजूद भी ज़्यादातर बच्चे जो नौकरी में जा रहे हैं, आपने इलेक्ट्रिकल किया हो, मैकेनिकल किया हो, सिविल किया हो, मेटलर्जी किया हो, केमिकल किया हो, मैथ्स किया हो, इकोनॉमिक्स किया हो, फिजिक्स केमिस्ट्री में पढ़ा हो, 90% बच्चे कहीं ना कहीं सॉफ्टवेयर रिलेटेड जॉब की तरफ जा रहे हैं। वहाँ जाके भी ये दिखता है कि इससे ज़्यादा पैकेज मैनेजमेंट के जॉब के में है, तो लोग आईआईएम्स में एडमिशन लेने के लिए, और नहीं मिले तो किसी दूसरे मैनेजमेंट के ही जो सेकेंड क्लास के भी कॉलेजेस हैं वहाँ एडमिशन ले करके आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। इस दृष्टि से देखेंगे तो पूरी पढ़ाई का मतलब क्या रह गया? 4 साल केमिकल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग में लगा करके भी बच्चा अगर जॉब में जा कर के वो किसी सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में जा रहा है, या वो भी छोड़ करके आईआईएम की पढ़ाई करके किसी मैनेजमेंट के मार्केटिंग और मैनेजमेंट के सिस्टम में जा रहा है, तो ये पूरी पढ़ाई लिखाई का उपयोग क्या रह गया? तो जो दूसरा ये हो क्यों रहा है, अगर देखिएगा, ये हो इसलिए रहा है कि एक खास प्रकार के स्किल का रिटर्न बहुत ज़्यादा दे रहे हैं, दूसरे स्किल में वो रिटर्न नहीं दिखाई दे रहा है। उसकी प्रॉब्लम ये होती है कि पूरा का पूरा समाज उसी 1-2 स्किल पर टूट पड़ता है। ठीक है, ऑब्वियस सी बात है कि किसी 1-2 स्किल पर पूरा समाज टूट पड़ेगा, मिलना किसी को नहीं है, या मुश्किल से 2-4-5 लोगों को है। हम उस 2-4-5 में हो जाएंगे, इस उम्मीद में सारा आदमी उसमें पड़ा रहता है। मैं समाज की जगह से देखता हूँ, अपनी जगह से तो शायद ये फर्क पड़ता है कि श्याम उस 5 में हो गया तो श्याम की सुविधा की प्रॉब्लम हल हो गई। ठीक है, लेकिन अगर समाज की जगह से देखना हो तो मुझे समझ में आता है कि 1 लाख लोग हैं, किसी 5 की प्रॉब्लम हल होगी तो ये 99,995 लोगों का क्या होगा? तो जब तक ये रिटर्न बैलेंस्ड नहीं होगा अलग अलग कामों का, तब तक ये बेरोजगारी की समस्या कभी हल नहीं हो सकती। तो सिस्टम की जगह से जो दूसरा काम करने की ज़रूरत है वो ये कि इन अलग अलग स्किल्स का रिटर्न मोर और लेस इक्विवेलेंट जैसा कुछ हो सके। वो प्रेसाइज सेम हो चाहे नहीं हो, कोई तो रेशियो हो उसका। इस स्किल के एक्सपर्ट को जो रिटर्न मिलता है और इस दूसरे स्किल के एक्सपर्ट को जो रिटर्न मिलता है, दोनों बिल्कुल बराबर नहीं भी हो, कोई संतुलन तो हो उसका। अगर ये संतुलन नहीं होगा तो जिस स्किल में रिटर्न ज़्यादा मिल रहा है और वो भी बहुत ज़्यादा मिल रहा है, पूरा संसार उस पर कूद पड़ेगा, 5 को नौकरी मिलेगी, 99,995 बेरोजगार की तरह धक्का खाता हुआ डिप्रेशन और फ्रस्ट्रेशन में दिखाई देगा। तो ये दूसरी ज़रूरत दिखाई देती है। अगर सिस्टम की जगह से देखिएगा तो पहला ज़रूरत है प्रोडक्शन के माइंडसेट को क्रिएट करने का, दूसरा ज़रूरत है अलग अलग कामों के जो रिटर्न हैं उसको मोर और लेस इक्वेट करने का। अच्छा, बाकी जगह हम कर रहे हैं जी, अभी आईआईटी जेईई के अगर अलग अलग एग्ज़ाम लेते हैं, नीट के अलग अलग एग्ज़ाम लेते हैं, अलग अलग पेपर आप देते हैं, उसके मार्क्स का नॉर्मलाइजेशन करते हैं कि नहीं करते? करते हैं। तो हमारा सिस्टम तो ऐसा होने की ज़रूरत है ना कि अलग अलग स्किल में जो काम हो रहा है उसके रिटर्न का कोई मोर और लेस नॉर्मलाइजेशन होगा कि नहीं होगा, उसके डिज़ाइंस बने कि नहीं बने। अगर नहीं बनेंगे तो फिर सिस्टम कोलैप्स करेगा ही, कोई भी सिस्टम कोलैप्स करेगा।
टिक ही नहीं सकता है, क्योंकि सारे उस एक पर टूट पड़ेंगे जिस जॉब में एक्सट्रीम रिटर्न दिखाई दे रहा है दूसरों की तुलना। तीसरी जो नीड दिखाई देती है वो सरकार की जगह से कम है, समाज की जगह से ज़्यादा है, कि हम कुछ स्किल और काम को रिस्पेक्टेबल मानते हैं, कुछ स्किल और काम को रिस्पेक्टेबल नहीं मानते हैं। तो कहीं ना कहीं समाज और शिक्षा की जगह से ये सोचने की ज़रूरत है कि अगर वो काम हमारी ज़रूरत है तो रिस्पेक्ट उसका बनता है कि नहीं बनता है। या तो वो काम हमारी ज़रूरत नहीं हो तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर वो काम हमारी ज़रूरत है, दूध पीना ज़रूरत है कि शुद्ध दूध मिले, गाय पालना रिस्पेक्टेबल काम नहीं है, अनाज ठीक मिले ये तो ज़रूरत है, ठीक है, खेती करना रिस्पेक्टेबल काम नहीं है। इस डिजाइन से अगर सोचेंगे तो चीज़ें कैसे हल होगी? इसके लिए व्यवस्था को भी सोचने की ज़रूरत है, समाज को भी सोचने की ज़रूरत है, शिक्षा को भी सोचने की ज़रूरत है। तो पहला चीज़ तो मैं कह रहा हूँ, जॉब और सिर्फ नौकरी और व्यापार, जॉब और बिजनेस माइंडसेट के बदले प्रोडक्शन माइंडसेट, क्योंकि आवश्यकता सुविधा के प्रोडक्शन की है, प्रोडक्शन के बाद एक्सचेंज का मतलब है, प्रोडक्शन के बाद एक्सचेंज का कोई मतलब है। तो पहला शिफ्ट वो चाहिए। दूसरा शिफ्ट चाहिए अलग अलग स्किल के जो लोग काम कर रहे हैं उनके रिटर्न को कहीं ना कहीं नॉर्मलाइज कर पाने का। वो प्रिसाइज इक्वल ना भी हो, 1:2 हो, 1:3 हो, कहीं तो उसका एक डिज़ाइन हम डेवलप कर सकें कि नहीं। और तीसरी बात ये कि जो उस काम की समाज को ज़रूरत है उस काम को तो रिस्पेक्टेबल काम के रूप में ही पहचानने की ज़रूरत है। तो अगर पढ़ाना रिस्पेक्टेबल काम है, सिविल सर्वेंट्स का काम रिस्पेक्टेबल काम है, तो मुझे लगता है सड़क की सफाई करना भी उतना ही रिस्पेक्टेबल काम, नाले की सफाई करना भी उतना ही रिस्पेक्टेबल काम है। या तो हम कहें कि नाली सफाई की ज़रूरत नहीं है, सड़क सफाई की ज़रूरत नहीं है, तो हटा सकते हैं, उसके बिना कर ले। मैं तो बार बार देखता हूँ, एक घर बनाना हो ना, इंजीनियर के बिना घर बन जाता है, ठीक है, बहुत लोग बना लेते हैं खुद से, बड़े बड़े बिल्डिंग बना के बैठे हैं लोग जो इंजीनियर नहीं है, लेकिन उस काम करने वाले राजमिस्त्री के बिना और उस लेबर के बिना घर नहीं बन सकता। इससे ये पता चलता है कि घर बनते समय उनकी भूमिका तो है। इंजीनियर और आर्किटेक्ट और इंटीरियर डिजाइन के बिना घर बनते हुए हमने देखा है, आज भी कई घर बन रहे हैं, बड़े बड़े स्ट्रक्चर्स बन रहे हैं, लेकिन ये दिखता है कि उस राजमिस्त्री के बिना, उस काम करने वाले लेबर के बिना घर बनना संभव नहीं है। तो उस काम को हम रिस्पेक्टेबल काम के रूप में पहचानेंगे कि नहीं पहचानेंगे? तो हमसे अगर पूछेंगे तो ये 3 मेजर चेंज की ज़रूरत है। इतने के बाद लौट के हम देख सकते हैं कि ये चीज़ें ठीक होती हैं कि नहीं होती। एक आखिरी बात जो मैं इस संदर्भ में कहूँगा, ग्लोबलाइजेशन के इस दौर में अब किसी एक छोटे हिस्से को हम पूरा ठीक कर लें, ये थोड़ा संभव नहीं दिखता है, क्योंकि हमारी छोटी से छोटी चीज़ जो आज के दिन आती है वो बहुत दूर दूर से आ रही। तो कहीं ना कहीं तो अब या तो पूरी दुनिया को ही हम ठीक होने के संदर्भ में सोचें, या कम से कम देश के लेवल पर तो हमको सोचने की ज़रूरत पड़ेगी ही। उससे छोटे मॉडल्स क्रिएट करना आज के दिन ज़्यादा बड़ा चैलेंज है, क्योंकि एक टी शर्ट भी मैं पहन रहा हूँ, एक कुर्ता भी मैं पहन रहा हूँ, एक चप्पल भी मैं पहन रहा हूँ, तो बहुत संभावना है कि वो राज्य के किसी दूसरे कोने से या देश के किसी दूसरे कोने से उठ करके हमारे पास आ रहा है। तो इंटरनेशनल चीज़ों पर तो अभी भी हम कोई टैरिफ लगा लेते हैं, कोई पॉलिसी लगा लेते हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट बंद कर सकते हैं, उस सिस्टम को आप फिर भी कन्फाइंड कर सकते हैं, क्लोज सिस्टम बना सकते हैं, लेकिन उस देश के अंदर अगर पूरे को ही ठीक करने को नहीं सोचेंगे तो सिस्टम कैसे ठीक हो सकता है? हम जिन चीज़ों को बाहर से ला के प्रोड्यूस कर रहे हैं उसका रिटर्न कैसे तय होगा? वो तो हमारे सिस्टम के अंदर आना ज़रूरी है।
इसलिए आज के दिन अगर ठीक हो सकता है तो मिनिमम देश है, ठीक है, मैक्सिमम में तो पूरी दुनिया है, बट मिनिमम जो मॉडल आज के दिन खड़ा हो सकता है अर्थव्यवस्था का एक व्यवस्थित मॉडल, वो मेरे हिसाब से तो देश है, जिसका अपना एक संविधान है, अपना एक कायदा कानून है, अपनी एक सीमा है, अपने एक तौर तरीके। उससे छोटे में उस मॉडल को क्रिएट कैसे करेंगे जी, क्रिएट कैसे करेंगे? अब बताइए भैया, पहले उनको रिस्पॉन्स। तो ऐसा है कि बहुत गजब क्लैरिटी है आप में कि आपने इतना पहले होमवर्क किया हुआ है कि मैंने अपनी बात रखी, मैं समझ नहीं पा रहा था कि इसको, जब मैं खुद सोच रहा था तो कैसे सोचे हैं। आपने बहुत बेहतरीन तरीके से रखा कि अगर जीडीपी को ही विकास का पैमाना मानते हैं तो अगर हम चौथे नंबर पे जा रहे हैं तो जो पहले नंबर पे अमेरिका है उसकी हालत देख लें, वहाँ के लोगों में कितना सुख समृद्धि है, कितनी समझ है। समझ होती तो ट्रंप को एक बार 4 साल देखने पर दोबारा नहीं चुनते। अजी उनको तो छोड़िए, भारत वालों को आज के दिन अगर सबसे ज्यादा शिकायत है तो उसी से, खास करके जब से 50% टैरिफ लग गया है तब से। वही, इसलिए खाली जीडीपी के आधार पर सोचेंगे तो अमेरिका की हालत देख सकते हैं कि पैसा जीडीपी में औसतन नंबर 1 पे हो, लेकिन बाकी तो उनके लोगों के समझ का स्तर ये है कि ऐसे व्यक्ति को दोबारा चुना है उन्होंने अच्छी मेजोरिटी के साथ में। और फिर आपने बहुत बढ़िया बताया कि अगर इस समाज में समानता आर्थिक, तो इसको कम करना है तो सबसे पहले तो आपको ये मानसिकता जो बदलनी पड़ेगी। खाली नौकरी या ट्रेडिंग वाले व्यापार से तो सबका सब में समानता के आसपास नहीं लाया जा सकता। उसके लिए प्रोडक्शन की, श्रम की मानसिकता बनानी पड़ेगी, और श्रम करें तो सबके श्रम का मूल्य लगभग आसपास ही हो। ऐसा नहीं हो सॉफ्टवेयर वाले को तो इतना मिल रहा है कि जो प्रोफेसर पढ़ा रहा था 15 साल बाद उसको जितना नहीं मिल रहा था उतना तो पहले जॉब में बिना अनुभव के ही, खाली थ्योरेटिकल पढ़ाई से ही उसको थोड़ा प्रैक्टिकल से उसको इतना मिलने लग गया। तो ये श्रम में जो फर्क आ गया है कि कंस्ट्रक्शन में काम करने वाले मजदूर और उसमें काम करने वाले आर्किटेक्ट या इंटीरियर डिजाइनर की जो रिटर्न है उनमें, रेवेन्यू में जो फर्क देखें, जमीन और आसमान, पाताल और आसमान का फर्क है। तो श्रम में मूल्य में भी फर्क इतना नहीं होना चाहिए, थोड़ा बहुत तो फिर भी समझा जा सकता है। और तीसरा फिर ये कि जब तक सम्मान नहीं देंगे हाथ से काम करने वाले को, सफाई करने वाले को, कंस्ट्रक्शन में काम करने वाले मजदूर को, फैक्ट्री में काम करने वाले मजदूर को, खेत में काम करने वाले किसान को, तब तक ये गौशाला में काम करने वाले किसी को, ये कोई भी हाथ से जो काम कर रहा है। और मैं तो ये मान गया भाई, आपने बहुत ही सीक्वेंशियल मैंने सवाल रखा और आपने इतना प्रिसाइज जवाब इमीडिएट दिया कि इतना होमवर्क आपका है और बिल्कुल क्लियर हो गया मैं कि वास्तव में ये 3 काम के बिना होगा नहीं। और ये अगर दुनिया के स्तर पे करना आसान नहीं है, क्योंकि दुनिया में हर देश का तो अलग प्रधानमंत्री राष्ट्रपति है। तो ऐसे में इसमें अधिकतम सीमा अगर वो है हमारी कामना वहाँ तक की, लेकिन न्यूनतम देश तक तो करना पड़ेगा जहाँ टैरिफ का चक्कर नहीं, 1-2 राज्यों के बीच में आपस में कोई टैरिफ से एक दूसरे के ऊपर ऐसे प्रहार नहीं किया जा सकता है। बहुत बढ़िया, फर्स्ट क्लास। अब मैं उसमें आपसे एक ये कहना चाह रहा था कि आपने थोड़ी देर पहले कहा कि सदुपयोग की अगर दृष्टि आ जाए तो अगर आपके पास ज़्यादा है तो वो भी आपको तकलीफ देता है, ऐसा ही कहा आपने जी। तो मैंने थोड़ी देर पहले जो सवाल किया था मेरी पत्नी के बारे में, संध्या के बारे में, मैंने कहा जब मैं उसको कहता हूँ ठीक है तेरे जितने, अब तो दुनिया बॉर्डरलेस हो गई है, हाँ? तो जो लेटेस्ट एप्पल का मोबाइल अमेरिका में अवेलेबल है, भिलवाड़ा में अवेलेबल है, तो मैंने बताया सब तो लेटेस्ट आ गया है, अब तो तू इंतजार करे को नया आविष्कार हो बाजार में, आवे को नया सामान तो लेंगे, इससे लेटेस्ट तो आया ही नहीं अभी और कुछ, है ना। ईवी है तेरे पास, उससे आगे तो अभी कुछ आ ही नहीं है, ड्राइवरलेस तो भारत में तो नहीं यही कार है अभी। तो ऐसे में सब तेरे पास आ गया है, उसके बाद भी सुबह से शाम के जिनमें कहीं हड़बड़ाहट दिख रही है, छटपटाहट दिख रही है, थोड़ा सर्वेंट पे दूसरों पे इरिटेशन ज़्यादा आ रहा है, तो सोचना चाहिए यार सब कुछ तो आ गया, जो आ सकता था पैसे से, तो पैसे से मिलने वाला सुख तो मिल गया, अब इसके आगे का सुख यार नहीं मिल रहा है, इरिटेशन अभी कम नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब है कि कुछ पैसे के अलावा भी कुछ और चाहिए। तो ऐसे में मैं उसको ध्यान आकर्षित करने की कोशिश करता हूँ अपने योग्यता की सीमा में, अब योग्यता बढ़ाने का प्रयास कर रहा हूँ मैं, उसमें ये कहता हूँ तो ऐसा कितना हम प्रकृति का खून कर रहे हैं, ये ठीक है क्या, ये इतना सामान्य क्या जरूरत है, साल में नंबर ही नहीं आता दोबारा कपड़े का। मैं जब भी बोलता हूँ ये तो नया दिख रहा है, बोला नहीं ये तो 10 साल पुराना है। मैंने कहा ऐसे मुझे बता रही तू 10 साल पुराना कहाँ से है, मैंने तो कोई देखा नहीं तेरे को पहने हुए। तो इतना ज्यादा भी नहीं होना चाहिए, एक सीमा तक ठीक है, चलो शौक है थोड़ा कर लो भाई, पर कितना चाहिए। अब ये तो फैशन, लेडीज के मामले में देखो फैशन भी इतना तेजी से बदलता है कि थोड़े दिन में तो कोई नई फैशन आ गई,
अब साड़ी भी चाहिए उसको, और बाकी जो आजकल चल रहा है ये जो भी लहंगा ड्रेस क्या बोलते हैं, जो भी मुझे ध्यान नहीं, सलवार सूट और जो भी आते होंगे ना, सिंगल पीस में भी आ रहा है, ऐसे भी आ रहा है, जो भी है। कार के भी नए मॉडल आते हैं, हैं? कार के भी नए मॉडल हाँ आते हाँ हैं। हाँ। तो ऐसे में उसको ये बोला, मैंने कहा ऐसा तो ये ठीक नहीं है। तो आपने मुझे कहा कि सदुपयोग की दृष्टि आने के बाद, हाँ 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 हाँ। नहीं ये सब मेरी बहनें ही तो है, ऐसा आक्षेप नहीं आएगा, और मैं किसी के बारे में भाव थोड़ी गलत रख रहा हूँ। तो मैंने उसको कहा, मैंने कहा ऐसा कि आपने कहा सदुपयोग की दृष्टि के बाद आप वेस्टेज को भी आपको तकलीफ देता है ना। तो मुझे लगता है यार ये ठीक तो नहीं है। पैसा आ गया सो ये थोड़ी कि हम ऐसा करें। अब होता है कि मैं किसी भी रिश्तेदार को बोलता हूँ शिविर में, तो बोले नहीं ऐसा भैया पहले तो कोई स्कीम बताओ पैसा कमाने की, क्यों आपके पास तो आ गया, अब आप जा रहे हो जीवन उद्यम में ना, हमको थोड़ा कमाने दो। मैंने कहा तुम्हारे सबके पास एक घर में गाड़ी है 4 पहिए की, अपना घर है, तो पहले जन्म से तो आगे बढ़े ही ना, अब तो थोड़ा ये भी तो समझ ले। पर वो सब होता क्या, जब घर वाली नहीं माने तो बाहर वाले कैसे मानेंगे? तो बाहर वाले भी कहते हैं नहीं पहले पैसा आएगा फिर जी। ये 60 के बाद का काम है, ये अभी का काम नहीं है। तो कोई न बाहर वाला तैयार होता है तो घर वाली कहते हूँ कि तेरे कारण ये भी हो रहा है, तो उसके प्रति कृतज्ञता भी है, बहुत सम्मान भी। तो हनुमान जी तो मैं सीना फाड़ के दिखा नहीं सकता, अंदर वो बैठी है लेकिन क्या है कि फिर भी ये आपने ये बोला था, ये तो आपने अलग जवाब दे दिया अभी कि तकलीफ तो देता नहीं है। देखिए जो बात आपने कही ना, उस पर मैं यही कहूँगा, थोड़ा रुक जाते भैया, कुछ लोगों के हाथ उठे हुए हैं, उसके बाद मैं आता हूँ आपके ऊपर। कई हाथ उठे हैं, पहले भैया को उधर दे दीजिए माइक प्लीज़। जो बात आपने कही ना, देखिए मैं 2 भाग में इसको कहूँगा। पहला ये कि हम सुविधा का सदुपयोग कर रहे हैं कि नहीं, उसको इंश्योर करने की ज़रूरत है। दूसरा, घर के बाकी लोगों में कार्य की जगह पर सुविधा के सदुपयोग को पहले इंश्योर करने का काम करेंगे, या उसके पहले व्यवहार को ठीक करने पर भी कुछ बात करेंगे, उसके पहले विचार को ठीक होने पर बात करेंगे, उसके पहले भाव के ठीक होने पर बात करेंगे, और उसके पहले उस दृष्टि या समझ में बदलाव पर बात करेंगे कि सीधा सुविधा के सदुपयोग से दूसरे को शुरू करवाएंगे। ये जो दूसरे को शुरू करवाना है, ये उसकी दृष्टि में बदलाव का सहयोग, भाव के ठीक होने का सहयोग, विचार के ठीक होने का सहयोग, व्यवहार के ठीक होने में सहयोग, यहाँ से शुरू करेंगे या सुविधा के सदुपयोग से ही शुरू करेंगे, वो हमको पहचानने की ज़रूरत है। फिर उस सहयोग के काम को हम करने जाते हैं ना, जितना हम उसको आक्षेप की भाषा में कहते हैं, जितना उसको हम रिएक्शन की भाषा में कहते हैं, उतना सहयोग होने की संभावना कम है। सहयोग तभी संभव है जब हम उसको अपने संबंधी के सहयोगी के रूप में दिखाई देते हैं कि हमारे शुभ की सोचता है और हमारी जिंदगी के सुख समृद्धि में वृद्धि होगी, ये आदमी उस अर्थ में सोचता है और उस अर्थ में ही भागीदारी करता है, ये दिखना इम्पोर्टेंट बात है। तो उस बेसिक से काम करने की ज़रूरत है दूसरे के संदर्भ में, क्योंकि अगर दूसरे के सदुपयोग को देख के सुखी होना हो तब तो आप परिवार में इंश्योर भी कर लेंगे तो पूरा समाज खड़ा है, अभी पूरा राष्ट्र खड़ा है। हम स्वयं में जितना संतुलित और सहज रह पाते हैं, उतना दूसरे को ध्यान दिलाने का काम हम ज़्यादा ठीक से कर पाते हैं। जी भैया। नमस्ते जी, मैं चेतन डिडवानिया हूँ। मेरे को एक सवाल था, जो अभी आप बोल रहे थे कि मॉड्यूलर सिस्टम बनाए जाए जिसमें हमें रिसोर्स को वेस्ट ना करना पड़े, प्लग एंड प्लेस कर सके, कुछ भी अगर खराब हुआ या कुछ भी, तो क्या ऐसे प्रोडक्ट की आप बोल रहे थे प्रॉफिटेबिलिटी हो सकता है कंपनी लेवल या इंडिविजुअल लेवल पे कम हो जाए, बट लॉन्ग रन में ऐसे प्रोडक्ट ज़्यादा बेटर यील्ड दे, मतलब ज़्यादा अच्छा प्रॉफिटेबिलिटी ही देता है, मतलब जब वो ऑप्टिमाइज्ड है और मॉड्यूलर है। तो फॉर इंस्टेंस जैसे हम पहले की इनोवा देखते थे तो 5-7-8 लाख रुपए की आती थी, आज भी उसकी वैल्यू है क्योंकि उसमें इतने रेडिली अवेलेबल पार्ट्स है, और आज भी मतलब उसकी वजह से आज भी 35-40 लाख रुपए की भी वही इनोवा गाड़ी आती है। तो उसने तब वैल्यू क्रिएट करी, तो वो आज उसके फल भी ले रहा है। तो जैसे आप ये बोल रहे थे कि जैसे कोई भी कंपनी है जो मॉडल्स चेंज कर रही है जस्ट बिकॉज वो प्रॉफिटेबिलिटी शॉर्ट टर्म टारगेट कर रही है, तो आप रियल वैल्यू क्रिएट करने जाओगे तो लॉन्ग रन में वो ऑटोमेटिकली प्रॉफिट नहीं आएंगे और इस पूरी सोसाइटी के लिए आएंगे, क्योंकि रिसोर्स कम खराब होंगे, 1-2 प्रोडक्ट चेंज, छोटी सी चीज। मैं जो सारी बात आपकी सुन पाया, उससे ये सुन पाया कि मॉड्यूलर सिस्टम के होने से प्रॉफिट भी बढ़िया होगा, समाज भी ठीक चलेगा, यही कह रहे हैं ना?
मैं पहले से सहमत हूँ। भैया कुछ कह रहे हैं? हाँ भैया, जब आप व्यापार वर्ड यूज़ कर रहे हो तो उसका मतलब बिजनेस से है कि एक्सचेंज से है कि दोनों से? बिजनेस का अल्टीमेटली मतलब तो एक्सचेंज ही है। अगर मैं सही अर्थों में देखता हूँ कि व्यापार का उद्देश्य क्या है, तो वो तो एक्सचेंज ही समझ में आता है हमको, और तो दूसरा कुछ समझ में नहीं आता। भैया, जैसे जब उत्पादन की बात होती है और साथ में हम सॉफ्टवेयर को एज एन एग्जांपल लें, तो ऐसा पॉसिबल है कि कुछ सॉफ्टवेयर दूरगमन, दूरश्रवण, दूरदर्शन वाली जो चीज़ें होती हैं उसमें सहयोग करते हों, उसको हम प्रोडक्शन मान सकते हैं कि नहीं मान सकते? बिल्कुल प्रोडक्शन है। सॉफ्टवेयर बनाना निश्चित रूप से प्रोडक्शन है। कंप्यूटर बनाना भी प्रोडक्शन है। इवन जो डिजाइनिंग का काम आप करते हैं उसके लिए, जिसके बेसिस पर वो मशीनरी बाद में बनती है, वो डिजाइनिंग भी प्रोडक्शन का ही एक हिस्सा है। जब जिसको मैं प्रोडक्शन कह रहा हूँ, तो आप उसको सर्विस इंडस्ट्री भी कह सकते हैं, बट अभी तो मैं प्रोडक्शन में शामिल ही मान रहा हूँ। अगर अलग अलग करना चाहें तो प्रोडक्शन एंड सर्विस कह लीजिए। ऐसे ही रिपेयर मेंटेनेंस के काम में जो लोग लगे हुए हैं, डायरेक्टली कोई चीज़, नई चीज़ तो नहीं प्रोड्यूस हो रही है, पुरानी चीज़ का रिपेयर मेंटेनेंस हो जा रहा है। आप चाहें तो उसको अलग से सेवा का काम कह लीजिए, सर्विस इंडस्ट्री कह लीजिए, बट अभी तो मैं प्रोडक्शन में शामिल ही मान रहा हूँ उसको। जी हाँ, आप कुछ कह लीजिए, फिर पीछे कृष्णा भैया को माइक दे दीजिएगा। पहले आप कह लीजिए। मेरा सवाल थोड़ा लंबा है तो मैं बाद में नहीं, भी आप कह लीजिए, कोई इशू नहीं है। तो मैंने पिछले 25 साल अपने करियर के इस कार्य में बिताए कि ये डिसाइड करने के लिए किसको कितनी तनख्वाह मिलनी चाहिए, यही मेरा करियर था। तो मैंने देखा कि जब भी किसी की कोई तनख्वाह डिसाइड होती है तो जिसको तनख्वाह मिल रही है वो उस चिंता से मुक्त हो जाता है कि हर महीने कितने पैसे आएंगे, और जो तनख्वाह दे रहा है वो उसकी चिंता पकड़ लेता है क्योंकि उसको काम करके उसको तनख्वाह देनी है। तो जैसे जैसे मेरी कंपनियां बड़ी होती गई, किसी में 10,000, 20,000, 50,000 लोग थे, तो मैंने देखा ओवर पीरियड ऑफ टाइम मालिक की चिंताएं बढ़ने लगी और जो लोग वहाँ पर नौकरी कर रहे थे उनकी चिंताएं थोड़ी कम होने लगी, और जैसे सैलरी बढ़ गई तो और भी ये जो है डिफरेंस बढ़ता रहा। तो जो मालिक है उसको बहुत टेंशन होने लगी और उसको हमारे जैसे लोगों की जरूरत पड़ी जो ये डिसाइड करने में हेल्प करते हैं कि तनख्वाह डिसाइड कैसे होती है। तो 3 मेजर फैक्टर थे। पहली बात तो ये कि जिस स्किल को पाने में ज़्यादा मेहनत लगती है, जैसे IIT से इंजीनियर होना है या डॉक्टर होना है, या जो भी प्रोफेशन को पाने में ज़्यादा मेहनत लगती है, या पढ़ाई या एक्सपीरियंस, हम उसको ज़्यादा पैसे देते थे। दूसरा, जिस भी प्रोफेशन में रिस्क ज़्यादा है, मान लो आप ट्रेडर हो, आपका रिस्क ज़्यादा है, तो हम उसको ज़्यादा पैसे देते। तीसरा, जिस स्किल में डिमांड सप्लाई गैप बहुत ज़्यादा था, कि ज़रूरत ज़्यादा थी, लोग नहीं थे, तो उसको ज़्यादा पैसे देते थे। ज़रूरत कम थी, लोग ज़्यादा थे, उसको कम पैसे देने लगे। जो आपने मापदंड बताया उसमें से कोई था ही नहीं। तो पिछले 25 साल तक मैं यही देखता रहा कि ओवर पीरियड ऑफ टाइम लोगों की तनख्वाह कैसे डिसाइड होती रही। और 2 और चीज़ें जो हमें बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब करती थी वो ये कि सब लोग चाहते थे कि सबकी तनख्वाहें बराबर हों जो एक जैसा काम करते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग ये चाहते थे कि मैं ज़्यादा काम करता हूँ, मुझे ज़्यादा पैसे मिलने चाहिए, या मेरी स्किल ज़्यादा है, या मेरा रिस्क ज़्यादा है, मेरा सरदर्द ज़्यादा है, मेरे को इस बात के पैसे मिलने चाहिए। तो आपने जो एस्पेक्ट बोले वो श्रम कहीं डिस्कस हुआ ही नहीं कि किसने कितनी वैल्यू जनरेट करी। जैसे आपने कहा लोग सॉफ्टवेयर में चले गए, सॉफ्टवेयर में क्या हो रहा था कि एक आदमी कंप्यूटर यूज़ करके बहुत सारे लोगों का काम कर देता था, उसका इम्पैक्ट ज़्यादा था, इसलिए उसको ज़्यादा तनख्वाह दी हमने। तो मैं चाह रहा हूँ कि जो ये सिस्टम है जिसमें सैलरी डिसाइड होती है, जहाँ पर मेरा एक बहुत एक्टिव रोल है, मैं आपके बताए हुए मापदंड को वहाँ पर इंट्रोड्यूस कर सकूँ। जी, सवाल नहीं है, सिर्फ स्टेटमेंट है। बढ़िया। मैं इस संदर्भ में 2 बातें और कहूँगा, और ज़्यादा लगे किसी को ना तो प्लीज़ अन्यथा लेने की ज़रूरत नहीं है। मतलब अब कुछ बातें जब व्यवस्था के स्तर पर सोचते हैं तो वो प्रपोजल है, स्टार्टिंग पॉइंट के रूप में लिया जाए। हम ये नहीं कह रहे कि मध्यस्थ दर्शन यही कहता है और यही इम्प्लीमेंट करने की ज़रूरत है। आज के कॉन्टेक्स्ट में क्या करेंगे जब सोचने जाते हैं ना, तो अब जो मैं कह रहा हूँ वो मेरे विचार हैं, ठीक है, मेरे विचार हैं जिस जगह से हम चीज़ों को देखते हैं। मुझे बार बार ये लगता है कि सुविधा के सदुपयोग की प्रवृत्ति को अगर इंश्योर नहीं करते हैं तो आदमी को ये पता ही नहीं चलता है कि जो सैलरी मिल रही है वो पर्याप्त है कि नहीं है। दूसरों से तुलना का माइंडसेट अगर बना हुआ है, या जीने के डिज़ाइन में अगर सुविधा की ज़रूरत ही नहीं पता है, तो आदमी को तृप्ति नहीं मिलती है।
इसलिए उसको लगता है दूसरे से अधिक सैलरी होने की ज़रूरत है। अपना रेफरेंस ही नहीं है कि हमको कितने सैलरी की ज़रूरत है। वो रेफरेंस ख़त्म हो जाने से ये प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा होती है। अन्यथा मैं तो अगर अपनी ज़िंदगी को पलट के देखता हूँ तो ये दिखता है कि जैसे जैसे हमारी समझदारी बढ़ रही, ठीक है, हम ज़्यादा भागीदारी कर पा रहे हैं, ठीक है, काम को ज़्यादा कर पा रहे हैं, चाहे परिवार में करें, चाहे समाज में करें, चाहे जिस जगह पे भी करें, हमारी समझदारी बढ़ने से वो काम बढ़ता जा रहा है। साथ ही सुविधा की सदुपयोग प्रवृत्ति के धीरे धीरे बढ़ते जाने से हमारी सुविधा की ज़रूरत कम होती जा रही है। अगर मैं अपना देखूं, जैसे जैसे सदुपयोग का प्रवृत्ति बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे सुविधा की ज़रूरत कम होती जा रही है, भागीदारी मेरी बढ़ती जा रही है, ये दिखाई देता है। तो मुझे तो लगता है कि समझदारी के साथ अगर आदमी जिएगा ना तो उसको कम सैलरी की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है, और जो कम समझदार होगा ना उसको ज़्यादा सैलरी देने को सोचा जा सकता है। करेंगे क्या लेके हम जी? अभी क्या है, अभी ज़रूरत नहीं पूरी होती है तो हमको लगता है बहुत सारा कुछ चाहिए। हमको अगर एक बार दिखने लगे कि मेरे तृप्ति पूर्वक जीने के लिए, अभाव में भी नहीं, तृप्ति और समृद्धि पूर्वक जीने के लिए इतनी ज़रूरत है तो हम कहाँ यहाँ के लिए जाएंगे जी? जितनी हमारी समझ बढ़ती जाती है, जितना हमारा सुविधा का सदुपयोग प्रवृत्ति बढ़ता जाता है, उतना उतना हमारी ज़रूरतें और सीमित होती चली जाती हैं और सीमित होती चली जाती हैं। तो हमारी ज़रूरतें तो कम होती चली जाती हैं, तो हम लेके भी क्या करेंगे अधिक जी? आप अरबों की भी प्रॉपर्टी हमको दे दो, हम करेंगे क्या लेके? हम तो चाहेंगे आप उसका सदुपयोग करो। जी नहीं, आराम से बता सकते। हम क्या करेंगे ये तो हम ही बताएंगे, आप क्या करेंगे ये आप जरूर बता सकते हैं। मेरे पास कई केस है ऐसे। नहीं, एक पिताजी ने, माता ने खूब पैसा कमाया, एक ही बेटा। अब शादी करेगा, अपने बेटे की शादी कर दी। अब शादी करने के बाद दोनों के बीच में खटपट, अब उसने तलाक के कर दिए। अब वो 12 करोड़ रुपए मांग रही, वो 5 करोड़ देने को भी तैयार है ना। मेरे पास केस आया, सत्यप्रकाश जी क्या करें हम, बहुत अच्छा परिवार है। तो मैंने कहा भाई पैसा जोड़ा, पैसा है तो दो, तो जब भी तो 12 करोड़ मांग रही ना। ने मांगती कहाँ से 12 करोड़? मेरे से कोई 12 करोड़ मांगे, 12 पैसे मांगे जब नहीं दूँ मैं, है ना। तो मैंने कहा दो ही तरीके हैं, जेल के भय से मुक्त हो जा, बिल्कुल मुक्त हो जा, और कहते कि 1 रुपया नहीं दूंगा, मैंने कोई गलत काम नहीं किया। अगर जेल का भय है तो 12 करोड़ देने पड़ेंगे फिर। एक ही तरीका, और दूसरा कोई उपाय नहीं मगा आपके पास। और जोड़े क्यों 12 करोड़ रुपए? उसको बांट दे समाज के लिए, खत्म हो गई बात। 12 करोड़ है, जैसे तैसे कमाए तो दे। आजकल तो ये आम केस है, ये बता दूं मैं, एक घटना नहीं है, 20 केस तो मेरे पास है ऐसे, आते रहते, क्या करूं मैं। तो ये चक्कर है, इसलिए कुमा रहे हैं हम कि कल को आए, हमारे बच्चों की शादी हो, उनके पार्टनर जो है दूसरे ढंग के आए, वो पैसे के चक्कर में आए और बाद में तलाक तुलूक के केस डाल ले और हमको तंग करे, इसलिए कुमा रहे हैं। तो आपको लगता है कि वो 12 करोड़ के बदले 25 करोड़ हो जाएगा तो ये प्रॉब्लम हल हो जाएगा? ये दिखता है ना कि अगर अभी 12 करोड़ जो आपने कहा ना, आप 10 लाख वाले हैं तो अगला 8 लाख मांगेगा, 15 करोड़ वाले हैं तो 12 करोड़ मांग रहा है। आप वही बता रहा हूं आपको कि इसलिए अगर 50 करोड़ भी कमा लेंगे, 100 करोड़ भी कमा लेंगे तो ये प्रॉब्लम हल होगी क्या? 50 करोड़ होगा तो 45 मांगेगा जी, 100 करोड़ होगा तो 90 मांगेगा। मैं भी उसी गणित की बात कह रहा हूं कि ये समझना जरूरी है कि ये पैसे के डायमेंशन से ये प्रॉब्लम हल नहीं हो सकती। जैसे भय की समस्या के लिए मैंने ये बात कही कि वो पैसे से हल नहीं हो सकता, वैसे ही अगर हम एक दूसरे के साथ डाइवोर्स करके और उसका तलाक हो जाएगा इसलिए पैसा इकट्ठा कर रहे, तो कितना भी पैसा इकट्ठा कर लेंगे ये प्रॉब्लम हल होने वाली है क्या? फिर से समझ लेंगे जी इसमें क्या है। मैं कह रहा हूं, आप कह रहे, घुमा कह रहे हो।
तो मैं तो एकदम सिंपल बात कह रहा हूँ कि इस तरह के प्रॉब्लम्स के लिए हमको 2 काम करने की ज़रूरत है। एक, अपने बच्चे और समाज में जिन दूसरे बच्चे की शादी होके हमारे घर में आने वाले हैं, इन सभी बच्चों में व्यवस्थित होकर के संबंध में जी सकें, इसका संस्कार विकसित करने की ज़रूरत है। अभी मैं यूथ कैंप ले रहा था, उसमें किसी बच्चे ने एक बड़ी अच्छी बात कही। उसने कहा कि मैरिज का 3 दिन का फंक्शन होता है ना, उसकी तैयारी हम 3 साल से करते हैं। ठीक है, क्या मैचिंग ड्रेस होगा से लेके हमारे भैया बताते रहते, क्या शूज होगा, कौन से फंक्शन होंगे, किस तरह के डांस होंगे, किस तरह की एक्टिविटीज़ होगी, उसकी तैयारी में हम 3 साल का समय लगाते हैं। तब से ज्वेलरी खरीद के रखते रहते हैं और एक एक ड्रेस की डिजाइनिंग होती रहती। उस 3 दिन के फंक्शन के लिए हम इतनी तैयारी करते हैं, लाखों करोड़ों लगाते हैं, फंक्शन सफल भी हो जाता है। ठीक है, बढ़िया खाना पीना इंतजाम सब हो भी जाते हैं सब तरह से। पर उसके बाद, उस मैरिज फंक्शन के बाद जो मैरिड लाइफ हम जीने वाले हैं अगला 50 साल, उसके लिए 5-10 दिन भी तैयारी के लिए कुछ लगाए हैं कि नहीं लगाए हैं? 3 दिन के फंक्शन के लिए तो हम 3 साल लगा रहे, वो 50 साल की जिंदगी जो आगे जीने वाले हैं उसके लिए 5 महीना, 5 दिन, 5 साल कुछ लगाएंगे कि नहीं लगाएंगे? और अगर वो तैयारी में समय ही नहीं लगा रहे हैं, रिजल्ट क्यों एक्सपेक्ट कर रहे हैं हम? फिर रिजल्ट क्यों एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं ना? आजकल सब होने लगे हैं जी, आजकल सब होने लगे हैं। और जो नहीं हो रहे हैं उसको धीरे धीरे सोच करके हम कर सकें, इसकी ज़रूरत दिखती है। तो मैं तो सिर्फ इतना कह रहा हूँ कि हमारे बच्चे का डाइवोर्स होगा, उस दिन के लिए पैसा देना पड़ेगा, इसलिए पैसा कमाना है, ये तो हमको थोड़ा नहीं जम पा रहा अपने अंदर कि यह प्रॉब्लम को हल करने के लिए तो कहीं ना कहीं बच्चे में ठीक संस्कार को विकसित करना और हम संबंध के भाव से एक दूसरे से जी सकें, उस प्रवृत्ति को विकसित करने की ज़रूरत है। ऐसा मुझे इतना ही कहना था, पर आप और कह सकते। माइक 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 आराम से। ठीक कह दिया आपने। मैं कह रहा था कि मुख्य बात यह है कि जीने की समझ, संबंधों की समझ अगर नहीं होगी तो ये पैसा कहीं पहुंचाएगा नहीं, और पैसा बाद में आपके लिए, आपके परिवार के लिए मुसीबत का कारण नहीं बनेगा। इसलिए कुमारे हम कि हमारे लिए मुसीबत का लेगा है। सही बात। और एक अभी और दिखा रहे हैं मुझे, अभी एडवोकेट साहब बताना जरा क्या 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 होने वाला है। अभी खबर आई है, नया कानून बन गया। चलिए बात करते हैं उस पर। कृष्णा भैया कुछ कह रहे, उसको भी सुन लेते। सभी को स्नेहिल सादर वंदन। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि लगभग 100-200 लोग दिल्ली जैसे शहर में, जहाँ अभी मैं आ रहा था रास्ते में तो लोग 2 मिनट की रेड लाइट पर पूरा भीड़ भाड़ा रहे से मतलब रुक नहीं पा रहे थे, वहाँ 7-8 दिन रुक कर जीवन पर चर्चा कर रहे हैं। ना उन्हें मोक्ष की कामना है, ना स्वर्ग की चाहत, जीवन सुलझे। तो आप सभी लोग साधुवाद के पात्र हैं। मेरा नाम कृष्णा शक्ति है। प्रश्न ये है भैया, कितनी गजब की बात हम कर रहे हैं कि उत्पादन निश्चित किया जाए, हम सभी अपनी अपनी जरूरतों को निश्चित करें, तय करें। ये ऐसी जगह में कर रहे हैं जहां चारों तरफ सुंदर पिंक कलर के पर्दे लगे हुए हैं, चारों तरफ एसी, ऊपर से सुंदर लाइटें सजी हुई है। इसकी तो कोई जरूरत है नहीं, है ना? और अगर केवल अपनी ज़रूरतों तक मेरी ज़रूरतें सीमित है ये सोचा जाता तो मुझे लगता है कि अग्रवाल समाज अग्रसेन भवन बनाता ही नहीं। भाई सुन तो, एक मिनट सुन लेते, 2 मिनट आप संक्षेप में हमको बता दीजिए, फिर आते। मैं ये कह रहा हूं कि हमारी जो ज़रूरतें जिसकी हम बार बार बात कर रहे हैं, उसको केवल मेरे तक ही क्यों सीमित रखूं कि मेरे कपड़े, मेरे जूते। अगर किसी सज्जन आदमी के पास, आप कह रहे हैं कि मेरी ज़रूरतें कम होती चली जा रही है, मेरे को ऐसा लग रहा है कि आपके पास तो पैसा ज़्यादा होना चाहिए। अगर आपके पास पैसा आएगा तो भी, अगर 100 करोड़ रुपया आ गया तो भी क्या करेंगे आप? दारू पिएंगे नहीं,
आप पैसा लगा करके लाभोन्मादी होकर लोगों के सामने नौटंकी झाड़ेंगे नहीं। आप उस पैसे से कुछ अच्छे भवन बनवाएंगे, अच्छे विद्यालय बनवाएंगे, ऐसी शिक्षा ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मिले उसके लिए प्रयास करेंगे, जैसे आगीवाल जी कर रहे हैं। मूर्ख आदमी के पास पैसा अधिक आएगा तो वो मूर्खता फैलाएगा। हम ऐसा क्यों सोच रहे हैं सिर्फ मेरी जरूरतें मेरे तक ही सीमित? श्रेष्ठ लोगों के पास तो अधिक से अधिक धन होना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात, अभी जो हम बार बार कह रहे हैं कितना होना चाहिए, कैसे होना चाहिए, अरे भाई जब उसको समझ आ जाएगी कि पैसे से सुख नहीं मिलेगा, सुविधा है, तो वो लिमिटेड खाना खा सकता है, लिमिटेड कपड़े पहन सकता है, लिमिटेड बेड पे सो सकता है, उससे ज़्यादा वो कर भी नहीं सकता है। वो तो खाली नौटंकी शोबाजी चल रही है, जो कपिल शर्मा शो टाइप का कॉमेडी चल रहा है। पैसा इकट्ठा कर रहा है पूरी जिंदगी और उसको दिखाने में लगा हुआ है। समझदार आदमी के पास जब ज़्यादा से ज़्यादा पैसा आएगा तो वो अपने आप ही परस्परता के भाव में ही लगाएगा। दुर्भाग्य यह है कि एक तबका वो है जो पूरी जिंदगी इस बात में लगा रहा है कि मेरे को पैसा कमाना है, पैसे का कितना महत्व है, उसी से मैं सफल हो जाऊंगा। और एक तबका वो भी है जो कह रहा है कि पैसा कितनी बेवकूफ भरी चीज है। तो जिन लोगों को लगता है कि पैसा काम की वस्तु नहीं है, तो अतिरिक्त समय निकाल कर मेरे पास आए। ऐसे मैं बहुत सारे लोगों को जानता हूं जो पैसे के अभाव में खा पी भी नहीं पा रहे हैं, कपड़े भी नहीं पहन पा रहे हैं। वो अतिरिक्त पैसा दुख का जिनका जो कारण है, वो मेरे पास नाम लिखा दें और मैं उन लोगों से आपको जोड़ करके कम से कम भौतिक सुविधाओं के अभाव में जो लोग परेशान हो रहे हैं वो ना रहेंगे। आप भी परेशान हो रहे हैं क्योंकि ज़्यादा पैसा आ गया, वो परेशान हो रहे हैं क्योंकि उनके पास पैसा नहीं है। जबकि समस्या पैसे से ऊपर की है कि आदमी में अकल नहीं है, समझ नहीं है कि उसको एक दूसरे के साथ प्रेम पूर्वक भावपूर्ण जीना कैसे है। और हमने ला करके सिर्फ पैसे के बारे में कर दिया कि इतना काम कर रहा है तो इतना ही पैसा मिलना चाहिए, उतना काम। अरे भाई, एक आदमी 100 करोड़ रुपया भी कमा रहा है, एक आदमी 100 रुपया भी कमा रहा है, लेकिन पैसों से तो शरीर की जरूरतें पूरी करेगा। मन के स्तर पे तो दोनों तृप्त तो हो ही सकते हैं। एक बड़ी गाड़ी में आ रहा है और एक साइकिल में आ रहा है, दोनों तृप्त तो हो ही सकते हैं। इसमें इतनी लड़ाई क्यों हो रही है? और इस पे मैं नैनो लेकर के क्यों घूमूं जब मैं मर्सिडीज लेकर उसकी सुविधाएं बढ़िया सा शीशे बंद करके स्पेस में टांगे आराम से लेकर के पाँव पे पाँव रख के बैठ सकता हूं। तो मैं ये क्यों कहूं कि मेरी आवश्यकताएं सीमित है, मैं पीछे से वो भिचू करके बैठी हुई गाड़ी के अंदर से बैठ के क्यों आऊं? बात पूरी हो गई? हाँ, क्यों आऊं? ये बढ़िया। ये जो ये पैसे का अपना एक लिमिटेशन है, उसका रोल लिमिटेड है। हम लिमिटेड पैसा करके क्यों कर रहे हैं? क्योंकि ऐसा करने से मैं पिछले 5 साल से भारत का अध्ययन कर रहा हूँ। हमने कहा, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ से कोई व्यक्ति अभी बंदूक लेकर के आए और वो मतलब ये क्या उधर से कोई कुर्सियां पड़ी वो लेके भाग जाए, हम बोले ले जा, कोई काम की तो है नहीं, हम तो बच गए। वैसे ही हम लोगों ने पैसे का अपमान करके कोई जरूरत नहीं है, जरूरत नहीं है, जरूरत नहीं है, तो हजारों सालों से सारा पैसा लेकर के विदेशी भागते रहे। तो हमारे बच्चे विदेश भाग क्यों रहे? उस पैसे के चक्कर में भाग रहे हैं। पैसे की जरूरत जितनी पहले थी उतनी ही है, उस शरीर से ज्यादा उसकी औकात नहीं है, इसलिए साधन सुविधा के तौर पे बोला भी जाता है। लेकिन हम एक तबका वो है जो पैसे के पीछे भाग रहा है, एक तबका पैसे से दूर भाग रहा है। जबकि जीवन की शुरुआत तो जो हम बार बार बोलते हैं जिंदा रहना और जीने के धरातल में फर्क है। हम जीने के धरातल पर बात कब करेंगे? वहां पैसे का कोई लेना देना नहीं, मटेरियल तो टच भी नहीं कर सकता ना भैया, उसके बारे में बात क्यों नहीं कर रहे हैं? एक आदमी 100 रुपया कमा रहा है, एक आदमी 100 करोड़ कमा रहा है, ठीक है कमा रहा होगा, दोनों के दोनों शरीर के स्तर पे करेंगे। जिसके पास 100 करोड़ रुपया आ गया और उसके पास समझ आ गई, अगर किसी के पास 100 करोड़ रुपया आ गया, उसके पास समझ आ गई, सोचो वो एक दिन में झटके से घटाक से कैसे बदल सकता है। जो अभी आदरणीय भरत जी कह रहे थे कि अगर ये सोशल मीडिया के अंदर सही कंटेंट आ गया तो उसका सही का एडवर्टीजमेंट कितना जोरदार होने लगेगा। पैसा तो गलत हाथों में है, पैसा गलत चीज थोड़ी है। आप कह रहे हैं कि मेरी जरूरतें कम हो रही है, कम नहीं, मैं तो कह रहा हूँ आपके पास 100-200 करोड़ रुपया ज्यादा होना चाहिए ताकि अच्छे कामों में आप सहयोग करें। समझ गया आपकी बात को, उत्तर दे देता हूँ जी। पहला निवेदन तो मैं यही करूंगा कि किसी भी जगह पर 6ठे दिन 7वें दिन प्रश्न पूछने के लिए ना 6 दिन आना उपकारी रहता है ताकि कनेक्शन बैठ सके। क्योंकि आप जहाँ से बात शुरू कर रहे हैं उसमें से ये आपको जो सुनाई पड़ा ये बात कि कह रहे हैं मेरी आवश्यकता, वो पहले बात हो चुका है कि परिवार की आवश्यकता के संदर्भ में बात कर रहे हैं, उससे अधिक को समाज गति के लिए उपलब्ध कराने के संदर्भ में बात कर रहे हैं। तो ये जो अग्रसेन भवन या अग्रवाल समाज का कोई भवन है या किसी सामाजिक कार्यक्रम के लिए जो गतिविधि है, वो स्लाइड आज भी गुजरी है, कल भी गुजरी है, परसों भी गुजरी है। तो अगर वो कनेक्शन हमारा नहीं होगा तो फिर उसके कॉन्टेक्स्ट को पकड़ने में गैप बन जाता है बहुत बार। तो एक रिक्वेस्ट तो मैं यही करूँगा। दूसरा, अगर आप हमसे पूछ रहे हैं कि समझदार हाथों में पैसा होगा तो बहुत अच्छी बात होगी, मुझे 2 ही सवाल पूछना है।
मैं कोई क्या समझदार हो करके सुपर ह्यूमन बीइंग हो गया हूँ कि मैं 1000 गुना आपसे कमा सकता हूँ? मुझे अपने लिए तो वो बात नहीं दिखती है। आपको कोई तरीका आता हो, मैं बुरा नहीं मानता उसका, आप ज़रूर कमा सकते हैं। मुझे कोई ऐसा तरीका, अगर व्यवस्थाएं ठीक हों तो मुझे कोई ऐसा तरीका प्रोडक्शन का, पैसा पर भी बात हो चुका है कि अल्टीमेटली वो प्रोडक्शन को एक्सचेंज करने का एक सिस्टम है। मुझे अपने लिए कोई प्रोडक्शन का ऐसा स्किल नहीं आता है कि मैं आप सबकी तुलना में 1000 गुना प्रोड्यूस कर दूं, मुझे नहीं आता। मैं अपनी बात कह रहा हूँ, ठीक है। 2 गुना 3 गुना भी कर सकूं, मुझे लगता है कई चीज़ों में आप हमसे 2 गुना 3 गुना ज़्यादा अच्छा कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं ये पहचानने की ज़रूरत है कि मैं पैसा कमाने के लिए मना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं तो कह रहा हूँ पैसा मुख्य चीज़ नहीं है। रिसोर्सेज, संसाधन मुख्य चीज़ हैं, वस्तुएं मुख्य चीज़ हैं जिसका हम प्रयोग करते हैं। उसकी क्वालिटी और क्वांटिटी को इंश्योर करेंगे या पैसा मैक्सिमाइज करेंगे। और वस्तु की क्वालिटी और क्वांटिटी के प्रोडक्शन की जब बात करते हैं ना, तो आदमी के कैपेबिलिटी का एक रेशियो दिखता है। 1:2 हो सकता, 1:3 हो सकता, 1:1000 तो नहीं दिखता है। बल्कि कई मामलों में जब इसको देखने जाते हैं तो आपका स्किल कई चीज़ों में मुझसे 5 गुना बेहतर हो सकता है, ठीक है, मेरा अपने एरिया में हो सकता है। तो ये पैसे को क्रिएट करने के लिए आज के दिन कई बार वैसे मीन्स डेवलप हो गए हैं जहां हम प्रोडक्शन नहीं करके पैसे को ही मैक्सिमाइज करने पर बात कर रहे हैं। एक्सचेंज के गोल में ये नहीं हो गया है कि आदमी की ज़रूरतें पूरी हो ये गया है कि पैसा अधिक से अधिक पैदा हो जाए उस सिस्टम में से। बाजार में चलने वाले कई सिस्टम आज के दिन पैसा पैदा करने का काम कर रहे हैं, ना कि वस्तुओं को प्रोड्यूस करने का और लोगों की ज़रूरतों को पूरा होने में सहयोग करने का। उसी का एक उदाहरण हमने दिया था कि को एक्सचेंज और स्टोरेज की जगह पर कई बार स्टोरेज के काम को हम सिर्फ इसलिए करते हैं कि मार्केट में उसकी स्कार्सिटी क्रिएट हो जाए और उस बेसिस पर हम पैसा कमा लें। क्लास 7-8 की किताबों में जमाखोरी, मुनाफाखोरी के नाम पर पढ़ाया जाता है इसको सामाजिक समस्याओं के रूप में। तो बात तो वहाँ से हो रही है, हम मना नहीं कर रहे प्रोड्यूस करने का। आखिरी बात हम इस संदर्भ में कहेंगे, समझदार आदमी के हाथ में पैसा हो, कम समझदार आदमी के हाथ में पैसा हो, मुझे लगता है पैसे की ज़रूरत तो सभी को है। और पैसे का मतलब वस्तुओं की ज़रूरत सभी को है। मैं अगर अपनी ज़िंदगी को पलट के देखता हूँ कि मेरे पास अगर 200 करोड़ भी और हो जाए तो मैं क्या करूँगा, मुझे तो दिखता है कि मैं यही करूँगा जो कर रहा हूँ, ठीक है, मैं तो यही करूँगा जो कर रहा हूँ। और अभी तक हमको तो किसी प्रोग्राम के लिए पैसे की कमी नहीं हुई है, ठीक है, अभी तक किसी प्रोग्राम के लिए पैसे की कमी नहीं महसूस हो रही हमको। इसलिए पैसा बढ़ जाने के बाद भी मैं तो यही करूँगा, मैं पक्का हूँ। 100 करोड़ दे भी देंगे हमको तो 100 करोड़ मैं किसी को दे ही सकता हूँ कि भाई जहाँ यूज़ करना हो कर लेना, हमारा काम तो फिक्स है। हमको तो अपनी भागीदारी के लिए एक सार्थक मीनिंगफुल काम दिख गया है जिसमें मैं अपने को इन्वेस्ट करना चाहता हूँ। मैं तो इसमें से 2 घंटा निकाल करके 100 करोड़ को कहाँ यूज़ करें वो लगाने में भी नहीं लगाना चाहूँगा। मैं तो 100 करोड़ आपके हाथ में दे दूँगा कि भाई इसको जहाँ लगाना हो लगा लेना, जो करना हो कर लेना। मेरी स्थिति तो ऐसी है जी। तो लौट आते हम अपने मूल मुद्दे पर कि ये जो मानव लक्ष्य है समाधान, समृद्धि, अभय और सहअस्तित्व का, उसकी पूर्ति के लिए ये 5 प्रोग्राम दिखते हैं। शिक्षा संस्कार का, न्याय सुरक्षा का, स्वास्थ्य संयम का, उत्पादन कार्य का, विनिमय कोष का। और इस व्यवस्था का फैलाव देखेंगे तो परिवार से शुरू करके परिवार समूह, ग्राम या शहर, मोहल्ला, जो भी कहिए उसको, वहाँ से होते हुए राज्य, राष्ट्र और अंततोगत्वा इस पूरे विश्व तक पहुँचने की ज़रूरत है। लौट करके इस बात को ज़रूर सोचा जाए कि जो अर्थव्यवस्था आज चल रही है उसके तहत अगर हर आदमी के हैप्पीनेस और प्रोस्पेरिटी को इंश्योर करने के लिए हम समाज को अगर सोचते हैं तो जो बातें हम कह रहे, सुविधा के सदुपयोग की मानसिकता हो व्यक्ति में, वो अपनी आवश्यकताओं की पहचान कर सके,
उससे जो अधिक उपलब्ध है वो समाज में दूसरे लोगों की सुख समृद्धि में सहयोगी होने के लिए लगा सके, ये माइंडसेट इधर से डेवलप होने की ज़रूरत लगती है कि नहीं। समाज की जगह से देखने जाएंगे तो हर व्यक्ति में प्रोडक्शन का माइंडसेट डेवलप हो रेदर देन नौकरी और व्यापार का सिर्फ माइंडसेट होने के, ठीक है, इसकी ज़रूरत लगती कि नहीं। अलग अलग स्किल जिसमें लोग काम कर रहे हैं उन सभी स्किल्स का किसी लेवल पर इक्वलाइजेशन की ज़रूरत लगती कि नहीं, ठीक है। जो भी काम समाज के लिए ज़रूरी काम है वो सबको रेस्पेक्टेबल काम के रूप में पहचानने की ज़रूरत लगती है कि नहीं। और मॉडल मिनिमम के रूप में एक देश उसके लिए खड़ा हो सके, ये ठीक लगता है कि नहीं, इसको वेरीफाई करके देखा जाए फिर उसको कैसे। और ये सारी चर्चा मिनिमम स्टार्टिंग पॉइंट के रूप में है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि यही फाइनल सॉल्यूशन है या फाइनल मॉडल है, बट सोचना तो शुरू करें यहाँ से आगे कि कैसे चीज़ें ठीक हो सकती। बेस पॉइंट मुझे इतना समझ में आता है, व्यवस्था की तरफ से ये होने की ज़रूरत है, व्यक्ति की तरफ से ये होने की ज़रूरत है। हम उसमें जहाँ जो भूमिका निभा सकते हैं हम लोगों को सोचने की ज़रूरत है। और मैं जो पहली बात शुरू से कह रहा हूँ, ये व्यवस्था ये नहीं कर रही है कि आदमी का गला दबा करके उससे कुछ छीनना चाह रही है। वो आदमी को इतना कॉम्पिटेंट बनाती है कि आदमी अपनी आवश्यकता को पहचान पाता है, उससे अधिक को प्रोड्यूस कर पाता है, आवश्यकता का भर का उपयोग करता है, अधिक को समाज में दूसरे लोगों के लिए अर्पित कर पाता है। ये ऐसे व्यक्ति का निर्माण व्यवस्था का मुख्य काम है, न कि दूसरों से पैसा छीन लेना या उसको दंड दे देना या उसको गला दबा देना। हम इस डिज़ाइन पर बात नहीं कर रहे। करने की ज़रूरत है व्यवस्था को तो व्यक्ति तैयार करे। एक दूसरा, वैसे लोग जीना चाहते हैं तो उसके लिए अनुकूल अवसर, अनुकूल साधन, प्रोत्साहन, संरक्षण, मार्गदर्शन, गाइडेंस, प्रोटेक्शन, ये करने की ज़रूरत दिखाई देती है। आप रुक करके देखिए कि समाज के रूप में जब सोचेंगे तो ये डिज़ाइन ठीक है कि नहीं। व्यक्ति और परिवार के रूप में जब सोचते हैं तो कई बार हमको लगता है कि मैं आईआईटी में आ गया, मेरा बच्चा आईआईटी में आ गया, मैं मेडिकल प्रोफेशन में चला गया, मेरी जॉब लग गई तो ठीक है, चीज़ें सेटल हो गई। पर जब मैं समाज की जगह से देखता हूँ तब तो यही लगता है कि ठीक है यार, 10 परिवार सेटल हो गए 1000 में से, 20 परिवार सेटल हो गए लाख में से, ठीक है। समाज का तो अगर 1 लाख परिवार में से 20 परिवार सेटल हो जा रहा है, 50 परिवार सेटल हो जा रहा है, 1000 परिवार ही सेटल हो जा रहा है, तो ये 99,000 तो प्रॉब्लम में खड़े हैं। और ठीक कह रहे हैं, मतलब मैं सहमत हूँ आपकी बात से, बट सुविधा कमाने के रूप में भी अपने लिए लग सकता कि हमारा प्रॉब्लम सुविधा कमाने का सॉल्व हो गया, बाकी जो प्रॉब्लम है वो तो रहेगी ही जो पीछे बात किए थे। लेकिन वो 99,000 का प्रॉब्लम होना तो गारंटी है। और जिस समाज में 99,000 लोग प्रॉब्लम में जूझ रहे हों, उसके कारण फ्रस्ट्रेटेड हों, डिप्रेस्ड हों, परेशान हों, तनाव में हों, उस समाज की क्या स्थिति होगी जी। तो समाज की जगह से जब देखते हैं तब तो यही लगता है कि कुछ नौकरी के मॉडल हो जाना, कुछ व्यापार के मॉडल हो जाना, उसमें से कुछ पैसे कमा लेना, ये 2, 4, 10, 20 लोगों के फिट होने की दृष्टि से तो ठीक हो सकता है। समाज की दृष्टि से तो देखिए, जब देखता हूँ तो हमारा बच्चा नहीं तो आपका बच्चा, आपका नहीं तो इनका, इनका नहीं तो इनका, कोई अगर रोड पे धक्का खा रहा है तो धक्का तो समाज ही खा रहा है ना जी। की हालत क्या होगी समाज में अगर 100 में 90 बच्चा नौकरी के लिए ही धक्का खा रहा है, संबंध की शिक्षा समझदारी तो छोड़ दीजिए, उस सुविधा और पेट भरने की जगह पे ही अगर धक्का खा रहा है तो समाज की स्थिति क्या होगी। तो इसलिए अगर मातापूर्वक ह्यूमैनिटी के साथ जीने के लिए अनुकूलता प्रदान करना, ये व्यवस्था का गोल दिखाई देता है। तो व्यवस्था समझदार जिम्मेदार व्यक्तियों को तैयार करने का काम करती है और उनको जीने के लिए अवसर देती है, और ऐसे ही लोग उस व्यवस्था के कैरियर बनते हैं, उस व्यवस्था के धारक वाहक बनते हैं, उस व्यवस्था को चलाने वाले बनते हैं। तो व्यक्ति और व्यवस्था का ये अंतर संबंध दिखाई देता है, मानव और मानवीय व्यवस्था का ये अंतर संबंध दिखाई देता है
कि व्यवस्था ठीक होती है तो अधिक से अधिक समझदार जिम्मेदार मानवों को तैयार करती है, उसके लिए अनुकूल अवसर देती है। ये व्यक्ति तैयार हो जाता है तो वह मानवीय व्यवस्था को धारक वाहक बनता है, उसको चला पाता है, उसको इंश्योर कर पाता है। इस साइकिल में ये जो दोनों एक दूसरे को पुश करते हैं, इनकरेज करते हैं, इनरिच करते हैं, इस साइकिल में एंट्री करने की जगह तो यही दिखती है कि हम अधिक से अधिक समझदार या कम से कम कुछ समझदार जिम्मेदार लोगों को तैयार कर सकें, जो अमानवीय व्यवस्था के होने के बावजूद भी या व्यवस्था में बहुत सारी कमियां होने के बावजूद भी हम कुछ समझदार जिम्मेदार लोगों को तैयार कर सकें, जो धीरे से इस अमानवीय व्यवस्था को मानवीय व्यवस्था की तरफ शिफ्ट कर सकें और फिर वो मानवीय व्यवस्था हम सभी को जीने के लिए अनुकूलता दे सके, अवसर दे सके, प्रोत्साहन दे सके, संरक्षण दे सके। ये इस लूप में एंट्री करने का जगह दिखता है नहीं। उसमें भी आज का समय जो डेमोक्रेसी का समय है, उसमें जब तक एक मिनिमम नंबर ऑफ पीपल को आप इसके लिए तैयार नहीं करते हैं, जिनकी सहमति हो ऐसा जीने में, वो खुद लग ही गए हो पूरा, इसकी भी ज़रूरत नहीं है, लेकिन उसकी सहमति हो, उसको एप्रिशिएट कर सकते हो, उसको चाहते हो, उसके पक्ष में अपना मत दे सकते हो, अगर अनुमोदन कर सकते हो, समर्थन कर सकते हो, अगर एक सर्टेन नंबर ऑफ पीपल उस काम के लिए नहीं तैयार होते हैं, व्यवस्था में बदलाव संभव ही कैसे? तो कैसे हम सटीकता के साथ इन ज़रूरतों को खुद पहचान सकें, कैसे पूरा हो सकता है उसके स्टेप्स को थोड़ा पहचान सकें, लोगों में उसकी स्वीकृति और सहमति बन सके, तभी जा करके व्यवस्था में बदलाव की बात हो सकती है। और मैं बार बार कहूँगा कि व्यवस्था में बदलाव का मतलब हम ये नहीं कह रहे कि जो अभी प्रधानमंत्री हैं उनको हटा के मुझे या किसी और को प्रधानमंत्री बना दिया जाए। मैं इसको विशुद्ध मूर्खता मानता हूँ। मेरे हिसाब से व्यवस्था में बदलाव का मतलब है सिस्टम का वो प्रोसेस चेंज हो, रहे कोई भी आदमी चलाए फर्क नहीं पड़ता है, सिस्टम के उस प्रोसेस को ठीक होने की ज़रूरत है। जहाँ ये जो सारी बातें कह रहा हूँ कि व्यक्ति में श्रम के पूर्वक उत्पादन की मानसिकता विकसित कर सके, और ये उत्पादन विनिमय के संदर्भ में बात हो रही थी, इसलिए मैं इकोनॉमिक्स के संदर्भ में ही अभी बोल रहा हूँ कि वो उत्पादन की मानसिकता विकसित हो सके, अलग अलग काम जो हैं, स्किल जो हैं, उसका रिटर्न कहीं ना कहीं इक्वलाइज हो सके, जिस काम की समाज में ज़रूरत है उसको एक रेस्पेक्टेबल प्लेस हो सके। इन कामों को इंश्योर करने का डिज़ाइन व्यवस्था में होने की ज़रूरत है कि नहीं, और डिज़ाइन व्यवस्था का वो बन सके, ये इम्पॉर्टेंट है, न कि व्यक्ति बदल जाए, ये इम्पॉर्टेंट। इस देश में ये भी एक समस्या दिखती है कि ट्रेन का एक्सीडेंट हो जाए ना, पहला नारा लगता है रेल मंत्री बदल दो। ऐसा लगता है जैसे रेल मंत्री ने एक्सीडेंट करवा दिया, उसके बदल देने से कल से ठीक हो जाएगा। अगर इतना सरल उपाय होता तो काहे रेलवे के सिग्नल सिस्टम और बाकी चीज़ों पे काम करने की ज़रूरत थी जी। एक दूल्हे पूछे आदमी को रेल मंत्री बना के बैठा देते, पूरे देश की रेल व्यवस्था ठीक हो जाती। हमको ये पहचानने की ज़रूरत है कि ये व्यवस्था के रीडिज़ाइनिंग की बात है, ना कि व्यवस्था को चलाने वाले आदमी को बदलने भर की बात है। ये क्लियर है कि जब हम व्यवस्था में बदलाव पर यहाँ बात कर रहे हैं तो उसका मतलब क्या कह रहे? उसका मतलब ये नहीं कह रहे कि उस व्यक्ति को बदल दो, ट्रेन एक्सीडेंट हो गया तो रेल मंत्री बदल दो। बढ़िया, तो यहाँ पर हम इसको रोक लेते हैं। 2 प्रश्न हैं, एक दीदी के और एक उधर, उसको पूरा करके हम ब्रेक करते हैं। मेरा कोई प्रश्न नहीं है भैया, बस प्रस्ताव है जी। जब आप बाजार की बात कर रहे थे तो मुझे अपना ख्याल आया कि बाजार हमारे जीवन में कई बार बहुत सारी अननेसेसरी सुविधाएं जोड़ देता है, और धीरे धीरे वो फिर हमारे लिए इतनी कंपलसरी हो जाती हैं कि हमें ऐसा लगता है हम इसके बिना जी नहीं सकते। मैं एक छोटा सा अपने जीवन से जुड़ा वाक्यांश सुनाना चाहूँगी कि जब मेरी शादी हुई तो मेरे घर वालों ने, मेरी माँ ने मुझे कुछ पैसे दिए कि जब तुम इंदौर जाओगी तो अपने हिसाब से सामान खरीद लेना, हम यहाँ से खरीद के देंगे तो क्या मतलब।
तो उस समय ठंड शुरू होने वाली थी और ठंड का मौसम था, तो हम अपने हिसाब से सामान लेते जा रहे थे जो जो हमें ज़रूरत लग रही थी। तो रेफ्रिजरेटर, जिसको सामान्य भाषा में हम फ्रिज भी कहते हैं, तो रेफ्रिजरेटर ख़रीदने के लिए हमने सोचा कि अभी ठंड आ गई है, 1 महीने बाद ले लेंगे। फिर सोचा 2 महीने बाद ले लेंगे, फिर 3 महीने बाद ले लेंगे। और उस 3-4 महीनों के बाद जब 5वां महीना आया तो मुझे एकदम से रियलाइज़ हुआ कि एक्चुअली हमारे जीवन में इसकी ज़रूरत है नहीं, और हमने इसकी ज़रूरत, क्योंकि मैंने बचपन से अपने घर में रेफ्रिजरेटर देखा था, तो मैंने कभी ये सोचा ही नहीं कि ये ज़रूरत की चीज़ है कि नहीं है। बस वो जीवन में शामिल था और वो ज़रूरत लगता था। लेकिन वो उस 4-5 महीनों के पीरियड में मैंने ये समझा कि इस रेफ्रिजरेटर के घर में ज़रूरत है नहीं। हम जो चीज़ें ला रहे हैं उसका कंजम्पशन कर रहे हैं, अच्छे से यूज़ हो रही हैं, सब्जियां हम ताज़ी खा रहे हैं, सब चीज़ें विधिवत व्यवस्थित चलने लगी थी 4-5 महीनों में, 6 महीनों में। गर्मी आई तब भी मैंने थोड़ा सा अपनी तरफ से एफर्ट लगाया कि यदि मैं एक रेफ्रिजरेटर खरीदती हूँ, उसका बिजली का बिल आएगा, उसके बिल के लिए मेरे को या मेरे पति को जो एक्स्ट्रा एफर्ट्स लगाने होंगे वो कहीं ना कहीं एफर्ट्स ही होंगे। लेकिन अगर मैं इस सब्जी को रखने में और इस व्यवस्था को बनाने में एफर्ट लगा दूंगी तो वो एफर्ट्स बराबर हो जाएंगे। तो उस प्रोसेस को करते करते आज मुझे 15 साल हो गए और मुझे आज तक ऐसा लगा नहीं कि रेफ्रिजरेटर की घर में ज़रूरत है। इसी तरह से बहुत सारी ऐसी चीज़ें मैंने अपने जीवन में, अपने किचन में नहीं डाली जिसकी ज़रूरत क्रिएट की गई है। जैसे आज ब्लिंकिट या जोमेटो की ज़रूरत क्रिएट कर दी गई है, तो हमारे बच्चों को भी ऐसा लगने लगा है कि ये ज़रूरी हिस्सा है। एक्चुअली वो ज़रूरी हिस्सा है नहीं। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ नई चीज़ों को, बल्कि जो चल रहा है हमारे जीवन में उसको भी एक बार फिर से पलट के देखने की ज़रूरत है कि वो सच में ज़रूरत है या हमने क्रिएट कर दी या बाजार ने क्रिएट कर दी है। धन्यवाद। बढ़िया। हम एक ही लाइन कहेंगे इन सारी चीज़ों में, हमारी दृष्टि में बदलाव हो जाए फिर हम जीने के डिज़ाइन में बदलें, ये ध्यान रखने की ज़रूरत है। जैसे आप कह रहे हैं ना, आपको रेफ्रिजरेटर की ज़रूरत नहीं लग रही है फिर रेफ्रिजरेटर छोड़ें, यहाँ तक तो ठीक है। किसी को ज़रूरत लग रही है और फिर हम छुड़वाने का प्रोग्राम चलाएं, ठीक है, वहाँ से कठिनाई शुरू हो जाएगी। वहाँ से कठिनाई शुरू हो जाएगी कि अगर सहयोग होना है किसी को भी, अपने लिए तो बिल्कुल ठीक है, दूसरे का अगर सहयोग होना है तो दृष्टि में बदलाव पहला सहयोग है कि हमको वो नीड नहीं महसूस होती है, इसलिए हम फिर उसको छोड़ पाते हैं। मुझे अगर 10,000 के टी शर्ट की ज़रूरत नहीं महसूस होती, हम आसानी से उसको छोड़ सकते। हमको ज़रूरत लग रही है और फिर आप कहेंगे कि छोड़ दो, तो ये कार्य से छोड़ने की ज़रूरत नहीं है। कार्य में बदलाव से शुरू करने के बदले दृष्टि में बदलाव से शुरू करने की ज़रूरत है। मैं सहमत हूँ आपकी बात से। आगे चलते। वैसे तो सत्य प्रकाश जी ने जो बताया और आपने बताया, प्रॉब्लम तो ऑलमोस्ट सॉल्यूशन तो मिल ही गया है, पर प्रॉब्लम यही थी कि जो शुरू में चल रहा था ना, टीचर का और एक आईटी सेक्टर में इंजीनियर का, इन दोनों में सैलरी में बहुत ज़्यादा मेजर डिफरेंस है और मेरे घर में ये दोनों ही हैं। दिक्कत ये है। और जैसे मेरी बेटी ने मैं बताया था यूपीएससी की, तो उसके तो 3-4 साल उसी में निकल गए और उसने स्कूल में भी कंटिन्यू किया। जैसे 2019 की पास आउट है उसकी बीएड। तो मेरे बेटे की सैलरी जैसे 80 से अबव होगी, 80 लाख से पैकेज अबव होगा, तो 80 लाख पर एनम। हाँ जी। तो 20-25 लाख तो वो टैक्स ही भरता है जो डायरेक्ट जाता है। और अगर मैं अपनी बेटी की सैलरी को वो देखती है, जब घर में तो दोनों रहते हैं ना, तुलना होना स्वाभाविक है। तो उसकी 3 लाख के आसपास, 3 लाख 4 लाख के आसपास सैलरी बैठती है पर साल की, जो टैक्स। तो दोनों में, जब पढ़ने में थे तो मेरी बेटी बहुत आगे होती थी, जो एजुकेशन में ग्रेड दिए जाते हैं उनको, और जो उसने स्टडी की है वो अभी तक वो स्टडी ही कर रही थी, यानी ज्ञान की बढ़ोतरी जिसको बोल सकते हैं हम। तो उसने तो मतलब, पर उसमें क्या है, समाज में जो व्यवस्था बनी हुई है ना, उसको लेकर थोड़ा सा युवा वर्ग में रोष तो आना स्वाभाविक ही हो जाता है। आप कितना भी समझाएं ये ठीक नहीं है, ऐसा कर लो, तो वो समझ आते आते आती है। मैं बोलती हूँ तो शायद नहीं आती है, पर आज मैंने जैसे सत्य प्रकाश ने बोला ना, वो मैं भाव समझ गई कि अगर आपके किसी के पास ज़्यादा है, अब हमारे घर में मैं ही अगर हेड ऑफ द फैमिली हूँ, तो मुझे देखना चाहिए जिसके पास ज़्यादा है उससे लो,
दूसरे को देखो कि उसका क्या हो सकता है और समाज में भी कैसे बेहतरी लाई जा सकती है। जो सोल्यूशन आपने और उन्होंने दिए उसी पे वर्क करने की ज़रूरत है, ना कि ऐसे फालतू में। मैं तो उस युवा से भी कहना चाहता हूँ कि जिसको इसको लेकर के रोष आता है और गुस्सा आता है ना, उस रोष और गुस्से का प्रयोग करने की ज़रूरत है व्यवस्था में बदलाव के लिए, ना कि किसी डिस्ट्रक्टिव मीन्स में उतर जाने के लिए। तो ये जो रोष आता है, हमको गुस्सा दिखाई देता है, कठिनाई लगती है, उसकी तकलीफ होती है, उस पीड़ा का प्रयोग करने की ज़रूरत है व्यवस्था के बदलाव में अपनी ऊर्जा को लगा करके। नहीं, यही था, उसने ये जॉब 2.5 साल करने के बाद छोड़ी इसीलिए कि एक्सप्लॉयटेशन बहुत ज़्यादा है, पढ़ाई नहीं है, सब दिन रिपोर्ट करना है, सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है, टीचर को चेयर नहीं है, रिस्पेक्ट तो ऑनलाइन नॉलेज ने काफ़ी कम कर दी है। इन बातों को जब किसी ने 7-8 साल इसीलिए पढ़ाई की है कि वो टीचर की जॉब कर सके, तो उसको वैसा दिखता नहीं है। अब चेंज नहीं हो पाया तो उसने सोचा मैं आईएएस की तैयारी कर लेती हूँ, और मेंस ही उसका क्लियर नहीं हुआ तो इंटरव्यू तक तो वो पहुंची ही नहीं है। तो दिक्कत ये है कि चेंज तो करना चाहता है पर उसके सोर्सेज कभी कभी लिमिटेड होते हैं और अपने हिसाब से कोई चेंज करना चाहता है। ऐसा नहीं है कि वो चेंज नहीं करना चाहता। ठीक कह रहे हैं। तो ये जो चेंज के लिए जब हम सोचते हैं ना, तो धीरे धीरे हमको उसके मीन्स पकड़ने की ज़रूरत है, कैसे उसमें हम अपनी भागीदारी और भूमिका निभा सकते हैं, वो अपने स्किल्स और अपने कॉम्पिटेंस को देख करके पहचानने की ज़रूरत है। वो कल परसों से ये बात हो रही थी, सिस्टम के काम होने में हर आदमी की कोई ना कोई भूमिका होती है। तो हम अगर सिस्टम के बदलाव को भी सोचते हैं ना, तो उस बदलाव की प्रक्रिया में भी हर आदमी की कोई भूमिका है। हमको अपने कॉम्पिटेंस को पहचान करके, अपने स्किल को पहचान करके उस भूमिका को तलाशने की और उसमें भागीदारी करने की ज़रूरत है। इतनी चर्चा के साथ हम समाज की व्यवस्था को पूरा करते लौट के हम आएंगे तो हम नेचर और एग्जिस्टेंस के ऊपर थोड़ी बात करेंगे।